मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जो मुझे फेसबुक लाइव देख रहे हैं और वो तमाम हज़रात जो ज़ूम के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम हज़रात को मैं रियाज़ अहमद आप तमाम का दिल से इस्तक़बाल करता हूँ कि आपने अपना वक़्त निकाला और मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर पिछले 6 महीने से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें प्रोग्राम का नाम है मीट द विनर्स, जिसमें हम मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ऐसे लोगों को गेस्ट के तौर पर बुलाया करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर कामयाब हैं और पूरे पुर एतमादी के साथ अपना वो जो है दायरा अमल जो है आगे की तरफ बढ़ाए भी चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं इसलिए बुलाया करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जो मौजूदा जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक मशाल राह बन सकता है। तारीख में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम सीख करके आगे का अपना रास्ता अख्तियार करने का हमें मौका मिलता है। तो आज ऐसी ही कुछ बातें हम जो है ज़रूर बिल-ज़रूर हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनसे हम हासिल कर पाएँगे और जो है इंशाअल्लाह इस पर अमल करके हम भी आगे के अपना राह अख्तियार कर सकेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं हर साल हर प्रोग्राम में एक मेहमान को बुलाया करता हूँ। आज हमारे इस प्रोग्राम में जिन मेहमान को बुलाया हूँ उनकी थोड़ी सी कम से कम मैं तारुफ कर दूं, उसके बाद जो है फिर मैं उनको आपके सामने हाजिर करता हूं। तो ये आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जफर एहसन सर। वेलकम है सर आपका इस प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे पता है कि आप कितने मसरूफ हैं। अब अभी हाल ही में आपने कितने प्रोग्राम किए। आप सर थके हुए थे लेकिन फिर भी जो है आपने हामी भर दी कि सर किसी वक्त किसी भी दिन आप रख लो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब लेकिन वो सामीन को आपके कुछ अचीवमेंट्स के हवाले से मैं कुछ बातें जरूर करूँ। बातें तो इतनी है, कम से कम 30 पेजेस में आपकी खूबियां हैं, सबको एक जगह जमा करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बातों का तस्करा भी लाजमी है। तो जैसे कि सर जो है मैथमेटिक्स हेड ऑफ फॉर्मर चेयरमैन एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स रह चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आप जो है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस मलेशिया में 2016 से 2016 ही दिसंबर तक आप रह चुके हैं वहाँ। 2020 से 2021 तक आप फॉर्मर विजिटिंग प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ साइंस, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में रह चुके हैं और अभी फिलहाल जो है मौजूदा रिसर्च फेलो है इस्लामिक साइंस इंस्टीट्यूट USIM मलेशिया के। ये तो अभी उनकी तालीमी के एतबार से, एंगेजमेंट के एतबार से हुआ। अब इनके मैं अचीवमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप सबसे पहला चीज है कि एक सेलिब्रिटी को आमतौर से ये देखा जाता है कि उनके हिस्से में उनके कुछ अवार्ड्स होते हैं, कुछ ऑनर्स होते हैं, उनके जरिए कुछ ऐसा काम होता है जिनको लोग पसंद करते हैं और उसके जरिए फैजाब होते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले जो है अवार्ड्स के हवाले से, तो सर को 2020 में डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट अवार्ड हासिल हुआ। फिर उसके बाद जो है 2020 में ही एशियन एजुकेशन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन कम्युनिटी सर को हासिल हुआ। फिर इसी तरह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में, निशान आजाद फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस इन उर्दू 2017 में, द इंटरनेशनल आइंस्टाइन अवार्ड फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट 2011 में, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2007 में, शिक्षा रत्न पुरस्कार 2007 में, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड 2006 से 2008। ये तो हो गई खुसूसी एजाज़ात जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत की वजह से, आपके अचीवमेंट के बुनियाद पर आपको अल्लाह ताला ने ये नसीब करवाया। लेकिन इतना ही नहीं, बहुत सारे इदारों में आप बहैसियत चेयरमैन रह चुके हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्सटर्नल मेंबर के हैसियत से मैगजीन में, इदारे में आपने अपने फराइज अंजाम दिए हैं। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि सर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है। सर ने अपनी मेहनत से 7 किताबें लिखी हैं और ये सारी किताबें बेहद मकबूल हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो अभी तक जो है टेक्स्ट बुक की हैसियत से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। ये तो कई जिल्दों में
इसका पब्लिकेशन हुआ है। ये जो है सर की मेहनत है, सर की एबिलिटी है, जिसको लोग सराह रहे हैं और पसंद किया है। इसके अलावा सर ने वेक्टर एनालिसिस, मैथमेटिकल मेथड्स, टेंशन एनालिसिस विद एप्लीकेशन, इस तरह से सर ने 7 किताबें लिखी हैं, जो मैंने बहुत कम मैथमेटिशियन को देखा है कि इतनी किताबें लिखी है। अल्लाह ताला आपके इस मेहनत को कबूल करे। इसके अलावा आपने सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के लिए कुछ लेक्चर नोट्स भी आपने पब्लिश करवाए हैं। सर आपने देखिए, लेक्चर नोट्स ऑन एस्ट्रोनॉमी आपने लिखा, लेक्चर नोट्स रिलेटिविटी, ये सारे नोट्स जो है बच्चों का दस्तयाब है। तो ये सारी मेहनतें आपकी अपने सब्जेक्ट के हवाले से, अपने कोर्स के हवाले से आपने इतनी सारी मेहनत की, और इसी वजह से आप बहुत जगह मुख्तलिफ मुल्कों में बुलाए भी गए। आपने इसी हवाले से आप बांग्लादेश का सफर किया, लीबिया भी गए, ईरान भी गए, जापान भी गए, रशिया भी गए, मलेशिया भी गए, और आखिर यहाँ मलेशिया में आप जो है जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑलरेडी वहाँ फेलो हैं मलेशियन यूनिवर्सिटी में। तो ये सारे एजाज़ात आपने अपने सब्जेक्ट से पूरा हक अदा किया है। और इतना ही नहीं, एक मैथमेटिशियन और स्कॉलर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उन्होंने कितना पेपर पब्लिश किया। तो मैं अपने उनके लिस्ट में देख रहा हूँ, सर ने अब तक कुल मिलाकर 105 पब्लिकेशन है। 105 पब्लिकेशन का लिखना, अब मैं खुद क्या बताऊं, ये बहुत ही बड़ा काम है। हमें तो समझ में नहीं आया कि सर अपने इतनी साल जिंदगी में कितने घंटे सोया करते होंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, ये सर ही बता सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे पॉपुलर आर्टिकल्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं, पब्लिश करवाए हैं। ये सारे के सारे अपने सारे के सारे सर ने इसी जिंदगी में अपनी सर्विस पीरियड में ही उन्होंने किया है। इसके अलावा जो है सर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते गए हैं, और ये सारा इनकी तादाद मोर देन 100 है। तो ये मैंने मुख्तसरन ये बताना लाजमी था, क्योंकि सर को मैं हैरान हूँ कि सर को लोग सेलिब्रिटी क्यों नहीं कहते। मैं अपने चैनल से सर को मैथमेटिक्स का एक सेलिब्रिटी होने का ऐलान करता हूँ, और मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। सर मुअद्दबाना दरखास्त है, सर आप मेरे चैनल में आए और मेरे चैनल की इज्जत बढ़ाई आपने, और मैं आपको अब दावत देता हूँ सर। आप वेलकम है सर आपका मेरे इस एक मुख्तसर तारुफ के साथ आपका वेलकम है मेरे प्रोग्राम पे सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रियाज साहब, ये आपकी मोहब्बत है खैर कि इतनी सारी आपने, कुछ लगता है ज्यादा ही तारीफें कर दी। आमतौर से इतनी तारीफें इंसान के मरने के बाद होती। सर यही तो बहरहाल आपकी नवाजिश है, मोहब्बत है, सब कुछ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। और सिलसिला तो आपका काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन बहरहाल मेरी कुछ इल्मी और गैर इल्मी मसरूफियात कुछ इस तरह से रही कि मैं आपको चाहते हुए भी हाँ ना कर सका। अब बहरहाल इस हफ्ते में तकरीबन फ्री था, तो मैंने कहा भाई जब आपका दिल चाहे रख लें, इस बहाने जरा और लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। जी। क्योंकि जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, वो जो फेस टू फेस मुलाकात हुआ करती थी, वो सिलसिला तकरीबन खत्म सा हो गया। बहरहाल टेक्नोलॉजी ने हमें ये दिया कि चलें तस्वीर से ही दिल बहला लें, बातचीत होती रहती है आमने सामने, और बड़ी अच्छी बात है। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है इंटरव्यू का कि मैं जो है सवाल करूंगा आपसे सर, और वो जो है आप जो है और सवाल ऐसा होगा जिसमें आपकी जातियात पर ज्यादा तवज्जो होगी, क्योंकि आपके काम जो है इतना सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन आपकी जात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं शुरुआत करूंगा पहला सवाल से कि आप हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड जो है क्या है आपका, हमारे सामीन को बताएं, क्योंकि सुनने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। ये एक मुख्तसरन जो है आप जो बता सकते हैं सर। ओवर टू यू सर। चलिए जनाब, तो मुश्ताक यूसुफी अपनी एक किताब में लिखते हैं जी कि उन्हें कहाँ पैदा होना था, किस खानदान में पैदा होना था जी और किस शहर में पैदा होना था, किस वक्त पैदा होना था, इस सिलसिले में उनका वोट नहीं लिया गया था। अच्छा तो कुछ ऐसे ही सिलसिला मेरा है जी कि भाई मुझे चॉइस नहीं दी गई थी कि कहाँ पैदा होना है, ये अल्लाह ताला का प्रोग्राम था। तो बहरहाल जहां तक फैमिली बैकग्राउंड का ताल्लुक है, मेरे
दादा से शुरू करता हूँ जी कि दादा मेरे जो थे वो पुलिस के महकमे में मुलाजिम होते थे माशाल्लाह। और खैर से शायर भी थे। जी जी। वो शायर होने के नाते बताया, वरना पुलिस में मुलाजिम होना कोई ऐसी फ़ख्र की बात नहीं। और शायर भी कुछ इस तरह के थे कि जो उस दौर की शायरी थी, उनका 1954 में उनका इंतकाल हुआ था। जी। तो जैसी भी उनकी शायरी थी, उस हाँ, ज़माने का लिहाज़ जो उस ज़माने का जो दस्तूर था शायरी का आजकल ज़रा दूसरा है, तो उस हिसाब से शायरी थी। लेकिन एक ख़ास बात उनकी शायरी में ये थी कि तकरीबन उनका आधे से ज़्यादा कलाम जो था वो हम्द और नात के ऊपर मुश्तमिल था। वाह, माशाल्लाह। यानी अल्लाह ताला से अक़ीदत थी उन्हें और रसूल से भी बहुत अक़ीदत थी। उसके उन्होंने शान में बड़ी अच्छी-अच्छी उन्होंने नज़्में लिखी। ख़ैर कभी आपसे मुलाकात होगी, जी, तो वो तोहफ़ा पेश करूँगा। ज़रूर और इंशाल्लाह। पता नहीं उन्हें क्या ख़्याल था, वो ये चाहते थे कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूँ। जी। उस ज़माने में डिप्टी कलेक्टरी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। उस ज़माने में डिप्टी कलेक्टरी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो वो चाहते थे कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूँ। जी। और उसके साथ-साथ ये भी चाहते थे कि डिप्टी कलेक्टर बन के मैं उनका जो कलाम उन्होंने मुरत्तब किया था, मैं उसको छपवाऊँ। अच्छा। ये उनकी ख़्वाहिश थी। अब ज़ाहिर है वो दादी ने मुझे उनकी ये ख़्वाहिश बताई जी, जी। कि भई ये उनकी ख़्वाहिश थी, वरना उस ज़माने में तो बिल्कुल नन्हा-मुन्ना सा था मैं, मुझे इतना जी। कहाँ इल्म था कि क्या इनकी ख़्वाहिशात हैं, क्या बस उनकी धुंधली-सी शक्ल याद थी क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहा मैं। और लगता था कि उनकी बेटे भी होते थे, उन्होंने अपने बेटों से नहीं ये फ़रमाइश की, पोते के ज़िम्मे डाल दिया कि जब वो बड़ा होगा तो भई ये डिप्टी कलेक्टर बनेगा तब मेरा दीवान छपवाएगा। जी, जी। तो ख़ैर अल्लाह का बड़ा करम कि डिप्टी कलेक्टर नहीं बना मैं, वरना मेरे इस जुस्से से कौन रौब खाता, कोई नहीं रौब खाता मुझसे। लेकिन बहरहाल अपने आप को डिप्टी कलेक्टर से कम भी नहीं समझता क्योंकि उस्ताद हूँ जी, जी, और जी। उस्तादी एक ऐसा पेशा है जी। कि जिसके सामने बादशाहत भी हीच है। जी, जी, सही है। औरंगज़ेब ने हाँ, अपने बाप को जब कैद कर दिया था जी, जी, शाहजहाँ को, जी। किले में कैद कर दिया था, हुँ, बादशाहत छीन ली थी उनसे, हुँ, तो शाहजहाँ ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि भई अब मुझे कुछ करने को नहीं है, हुँ, मुझे कुछ बच्चे ही दे दो ताकि मैं उन्हें पढ़ा सकूँ। हुँ। जी। औरंगज़ेब ने कहा नहीं, तुम फिर बादशाहत के चक्कर में हो, तुम्हें हरगिज़ नहीं देना है हाँ, जी। पढ़ाने के लिए। बहरहाल मैं अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझता कि भई ये अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया कि मुझे हुँ, उस्ताद बनने का मौका दिया और उस्ताद की हैसियत से ख़ैर मैंने काम किया। फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो दादा चूँकि पुलिस में थे तो जगह-जगह उनका तबादला होता रहता था। हाँ, तो वालिद साहब ने भी स्कूलिंग करने के बाद मुलाज़मत की, तो मुलाज़मत के सिलसिले में वो भी जगह-जगह जाते रहे और फिर अल्टीमेटली जब 2-1 बच्चे हो गए, तो तब फिर उन्होंने अलीगढ़ का कसद किया। जी। फिर यहाँ आके वो बसे, यहाँ यूनिवर्सिटी में वो जो हुँ, सेंट्रल ऑफ़िसेज़ होते हैं हमारे, हुँ, उसमें उन्होंने मुलाज़मत शुरू की और अल्टीमेटली फिर वो ऑफ़िसर रैंक से रिटायर हुए। हुँ, और ग़ालिबन अल्लाह ताला ही चाहता था, बहाने बनाता है, अल्लाह ताला हुँ, तरह-तरह के मौके देता है। तो ग़ालिबन यही वजह रही होगी कि इस बहाने उनके सारे बच्चों की तालीम यहीं से हो गई जी। और मैंने फिर यहीं से तालीम हासिल की। पहली क्लास से लेके और पीएचडी तक मेरी सारी तालीम यहीं हुई, माशाअल्लाह, जी, जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जी, में। जी, जी। चलिए तो मैं सर। बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ और बड़ी एक नायाब नस्ल में से हूँ कि जी, ऐसा जी। आपको 1-2 ही मिलेंगे इस वक़्त यूनिवर्सिटी में, जी। जिन्होंने पहली क्लास से लेके पीएचडी तक तालीम हाँ, मुकम्मल की हो सही और है। वहीं मुलाज़मत भी मिल गई हो। जी, जी, जी। हालाँकि मैं शुरू में बहुत चाहता था कि मुझे अलीगढ़ जो है छोड़ना चाहता था, कहीं और हाँ, मुलाज़मत करना चाहता था, हाँ। लेकिन कहीं भी ना मिली और अल्टीमेटली रो पीट के यहीं मिली। अब उसमें भी अल्लाह की मसलहत थी, वो तो बाद में अल्लाह की मसलहतें बाद में सामने आती हैं, हुँ, फ़ौरन तो नहीं पता चलता, फ़ौरन तो आप ये समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अल्लाह तो बेहतर करता है आपके लिए बेहतर से बेहतर। जी, तो जी। अल्टीमेटली यही मुलाज़मत मिली, तो मैंने 66 में हाई स्कूल किया मिंटो सर्कल से। हाँ जी। तो जो लोग अलीगेरियन हैं, उन्हें पता है कि मिंटो सर्कल की क्या हैसियत जी, है जी, जी, जी। अलीगढ़ में। अलीगढ़ में स्कूल हैं कुछ लड़कों के, उनमें जो है मिंटो सर्कल की हैसियत ज़रा सबसे ऊपर है और वहाँ के बच्चे ही समझे आते हैं कि बहुत ही लायक और बहुत ही शरारती होते हैं। और वो हैं वैसे,
वो जी। अभी तक भरम कायम है उनका। फिर मैंने मिंटो साइकिल से हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के बाद फिर उस जमाने में प्री यूनिवर्सिटी होता था, ये 11th-12th का प्रोग्राम नहीं था। यूनिवर्सिटी के बाद फिर बीएससी किया मैंने, 71 में बीएससी किया जी। और 73 में एमएससी किया मैंने। एमएससी के बाद फिर जाहिर है वो स्कॉलरशिप मिल गया हो। उस जमाने में सीएसआर के स्कॉलरशिप होते थे, जी, जी, जी। वो टेस्ट नहीं होते थे, मेरिट की बिना पे मिलते थे। तो उसमें ये था कि अगर किसी बंदे की 3 फर्स्ट डिवीजन है हाई स्कूल से लेके एमएससी तक, जी। तो उसको वो स्कॉलरशिप मिल जाता था। तो बहरहाल वो फेलोशिप मिला, जूनियर फेलोशिप मिला रिसर्च के लिए। फिर मैंने यहाँ उस वक्त हमारे वहाँ प्रोफेसर एक होते थे, इंतकाल हो गया अब उनका, प्रोफेसर सैयद इजहार हुसैन। जी, जी, वो मैं नए जानता नए हूँ आए सर, थे वो जी। एनसीईआरटी में थे। जी। हाँ, इजहार हुसैन, जी। प्रोफेसर सैयद इजहार हुसैन हुआ करते थे। तो उस जमाने में 72 में प्रोफेसर इजहार हुसैन हमारे डिपार्टमेंट में आए थे और वो उस वक्त हेड होते थे, चेयरमैन नहीं होते थे। जो शख्स हेड बन जाता था तो वो हेड ही रहता था फिर, जी, जी, जब तक के वो नौकरी उसकी खत्म ना हो जाए या जिंदगी खत्म ना हो जाए जी, वगैरह। जी। तो वो बहरहाल उस वक्त हेड होते थे। तो जब मैंने 73 में एमएससी किया तब उसके बाद उनके साथ मैंने रिसर्च ज्वाइन की। अच्छा। अब वो बैक वक्त 2 चीजों में रिसर्च कराते थे। उनकी खुद की अपनी जो पीएचडी थीसिस थी, उन्होंने एक थीसिस तो मतलब पीएचडी तो यहाँ से की थी, इंडिया से, प्रोफेसर आरएस मिश्रा के साथ। हाँ। वो रिलेटिविटी थ्योरी में की थी। फिर वो फ्रांस चले गए थे, फ्रांस से उन्होंने आंद्रे लिशनरोविच के साथ जी। डीएससी किया, अच्छा। वो भी रिलेटिविटी थ्योरी में था। हम्म। लेकिन फिर जब वो इंडिया लौट के आए और उनका अपॉइंटमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ एज ए रीडर, हम्म। तो फिर उनका इंटरेस्ट जो था वो ज्योमेट्री की तरफ हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की तरफ। जी। तो जी। बहरहाल वो चाहते थे मुझसे कि मैं भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में रिसर्च ज्वाइन करूं। जी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ये था कि ये भाई मैथमेटिक्स जो है, ये प्योर मैथमेटिक्स, ये नजर तो आती ही नहीं है। हाँ। बस किए चले जाओ, प्रूफ किए चले जाओ, थ्योरम लिखो, प्रूफ करते चले जाओ, उसको कहीं नजर आना चाहिए। तो हाँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं आपके साथ रिलेटिविटी में काम करूंगा, मैं अच्छा, ज्योमेट्री में अच्छा। काम नहीं करूंगा, इसलिए कि वो मेरी समझ में नहीं आती इतनी प्योर जी, जी, मैथमेटिक्स। भाई कहीं तो नजर आए क्या हो रहा है। जी, जी, और जी, रिलेटिविटी में बहरहाल आइंस्टाइन की रिलेटिविटी जो है उसमें नजर आती है चीजें कि भाई क्या हो रहा है, फिजिक्स है जी, जी। उसके अंदर। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आपको 6 महीने का वक्त देते हैं, हम्म। आप 6 महीने के वक्त में जो है अपना जहन बना लिए। मैंने कहा आप 6 महीने का दें, साल भर करें, अगर आपके साथ करूंगा तो रिलेटिविटी में ही करूंगा। तो जी। बहरहाल फिर उन्होंने हथियार डाल दिए और फिर इस हाँ। तरह से वो मेरा रिसर्च का कैरियर शुरू हुआ। फिर सो मैंने थीसिस लिखी अपनी, पहले एमफिल भी हुआ करता था उस जमाने में, एमफिल किया, पीएचडी किया। तो उसमें वो यही था कि किस तरह से हम आइंस्टाइन की थ्योरी में रेडिएशन की क्या अहमियत है, जी, जी, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं, हम्म, एक्चुअली उनके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल काम किया मैंने। जी। एमफिल में उसका सर्वे किया और फिर पीएचडी में उसका कुछ काम किया। और अच्छा। बहरहाल मेरे सर ये एक्सटर्नल एग्जाम में जो थे सर ये आपके एजुकेशनल शेयर की स्टोरी में एक दो बात यहाँ पर आई सर। आपने जैसे अपने जी दादा के हवाले से बताई कि वो नात और वो हमद वगैरह लिखा करते थे, शायद उसी की वजह से आप मैथमेटिक्स जैसे सूखे सब्जेक्ट में रहते हुए फिर आपने कुरान पर मेहनत करने की कोशिश कुछ चीजें आप। हेरिडेटरी, मतलब हेरिडेटरी होती है ना, जी, जी। वो शिफ्ट होती है कहीं ना कहीं, अच्छा जी। वो तो तो आपके वो जीन्स दादा में ने पाई जो जाती है ना। जो बोया था, आज आप जो है आप तक वो फल पहुंच चुके हैं, आप इसको कहाँ तक ले जाते हैं, ये अभी हम लोग बात करेंगे। और दूसरी अहम जी बात जी जो जो यहाँ पर एक बात मिस हो गई, मैं वो जानना चाहूंगा कि आपने मैं बीएससी करी, बीएससी में जब आए मैथमेटिक्स को आपने क्यों चुना? क्या आप शुरू से तैयार थे या इसके पीछे कोई कोई वजह जरूर रही होगी कि आपने मैथमेटिक्स को क्यों चुना? देखिए उस जमाने में कोई, जब मैंने 68 में दाखिला लिया था बीएससी में, हम्म, बीएससी ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में, हम्म, तो उस जमाने में काउंसलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती थी जी, 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 कि कोई बता दे कि भाई यार ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हाँ, हाँ, और उस जमाने में वालदेन को भी इतनी दिलचस्पी नहीं थी जी, कि जी, भाई हरदम पढ़, जैसे आजकल वालदेन देखते ना कि दीवाने हुए हैं औलाद के लिए। जी, जी, वालदेन उस दिन तैयार बैठते थे जिस दिन रिजल्ट आता था कि आज इसकी खबर ली जाएगी, जी, 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 वरना उन्हें परवाह नहीं होती, बस वही चाहते वो पास होता रहे भाई, हाँ, जी, जी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो बहरहाल वो इंटरेस्ट यही था कि भाई जरा अच्छा, एक असल में कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो उसके लिए हालात ऐसे बनते चले जाते हैं कि अच्छा, फिर अच्छा। आप वही करते हैं। जी, जी। जिस जमाने में मैंने प्री यूनिवर्सिटी किया उस जमाने में हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में मॉडर्न मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, जी। हाँ, जो वो मॉडर्न मैथमेटिक्स जो वो कहलाती है जिसमें सेट थ्योरी हुआ करती जी, थी। जी। अब अलजेब्रा तो वगैरह सेट सब, थ्योरी वगैरह छठी 7वीं क्लास में आ गई है। अलजेब्रा ये सब। जी। हाँ, वही सब अलजेब्रा, सेट थ्योरी ये सब। तो वो इतना एकदम से चेंज हुआ, तो हाँ, उसका नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए। मतलब जो अच्छा। बड़े अच्छे-अच्छे लड़के थे, हाँ, हाँ। वो बेचारे भी बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीजन ही पास हुए और हम भी बहरहाल सेकंड डिवीजन ही पास हुए, ले दे के। जी, जी। तो उस साल ये किया गया 2 साल तक कि इंजीनियरिंग में कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया इंटरनल के लिए। अच्छा। हम इंटरनल स्टूडेंट थे, तो जी, जी। कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया। बस ये था कि आपको ब्रांच जो है वो आपकी मेरिट के हिसाब से मिलेगी। जी, जी। अच्छा, उस ज़माने में एक कांसेप्ट ये था ज़हन में और अब भी है वो हाँ, बहरहाल लोगों के कि जो इंजीनियर होते हैं वो बेतहाशा रिश्वत लेते हैं। ये था बहरहाल ज़रूरी जी। नहीं कि हर कोई लेता हो, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, एक नहीं, ऐसा सही, सही। तसव्वुर था। तो ह अच्छा, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हुई थी हुँ। और तो थोड़े बहुत ईमानदारी के ज़रा-सी मुसव्वत भी थे, तो ये हुआ यार यहाँ रिश्वत लेनी पड़ेगी, नहीं कर रहे, जी, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। तो जी। बीएससी में दाखिला ले लिया फिर। अब जब बीएससी में दाखिला लिया तो फिर यही हुआ कि जो मिला दाखिला, तो वो यही मिला कि मैथमेटिक्स मेन और केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो सब्सिडियरी सब्जेक्ट की, क्योंकि हाँ, ऑनर्स हुआ करती थी उस ज़माने में। हाँ, तो सर जो है इसमें मुझे पता है कि अलीगढ़ में आम तौर से बच्चे पूरी दुनिया से जमा होते हैं और जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो आपने जो हुँ। मैथमेटिक्स चुना इसलिए मुझे तसस्सुस हुई कि भई आपने इंजीनियरिंग को छोड़ करके मैथमेटिक्स क्यों चुना? ये एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से ये सबक मिलता है कि आपको जो है ये ऐसा नहीं होता है कि जिसमें आप बेहतरीन होते हैं वही करना चाहिए। नहीं, आपको ये नहीं, भी ये देखना तो होता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर रिज़ल्ट कौन देने वाला है। आप ईमान की ज़िंदगी गुज़ारने की ख़्वाहिश थी तो आपने उसको छोड़ा, जो कि आम तौर से लोग जाते हैं, आप मैथमेटिक्स से आते हैं। ये एक सीखने की बात हुई जो हमारे सामीन इसको नोट करें कि ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अच्छे हो उसी में आपकी ज़िंदगी बन सकती है। आपको ये भी देखना है कि आपके ईमान, यकीन किसमें बरकरार रहेगा। तो सर आप आगे अपनी बात बढ़ाएँ। जी। नहीं, अब ख़ैर उस स्टेज पे इतना ईमान पुख्ता नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक ज़हन में था कि जी, भई यार इसमें तो रिश्वत लेनी पड़ती है जी, और जी, जब पकड़े जाते हैं तो फिर सज़ा भी होती है। जी, जी। फिर तो बहरहाल वो थी एक चीज़, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता जब आदमी मैच्योर होता है, हाँ, बल्कि मैं तो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ, अभी भी अपने आप को तालिब-इल्म ही समझता हूँ। हाँ। तो फिर ज़रा अच्छे-बुरे की ज़रा तमीज़ पैदा होती है, तब फिर आदमी और चीज़ें सोचता है। जी, जी। लेकिन बहरहाल ये तो अब आके तो हम कह सकते हैं कि भई कुरान जो है वो हमें आला अखलाकी कदरें देखना चाहता है हमारे अंदर। जी, 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 जी। वो चाहता है ज़िंदगी के हर शोबे में हम आला अखलाकी किरदार दिखाएँ अपना, जी, जी। ये वो चाहता है। जी, तो जी। बहरहाल ये तो अब की बात है। उस ज़माने में जब स्टूडेंट लाइफ़ होती है तब किसी को इतनी कहाँ परवाह। जुम्मे के जुम्मे नमाज़ पढ़ते हैं, वो वाला वो सिस्टम होता है उस ज़माने में तो। जी, वो जी। ठीक है, मतलब होते हैं आप मुसलमान, लेकिन वो वैसे ही वाले होते हैं, जी, जी। स्टूडेंट लाइफ़ की हद तक। वो जब आहिस्ता-आहिस्ता आप बड़े होते हैं, थोड़ी बहुत नेक को बद की ज़रा तमीज़ आती है, तब जाके ज़रा आदमी ज़रा सुधरना शुरू करता है। वरना स्टूडेंट लाइफ़ में तो सभी एक जैसे होते हैं मोर और लेस। कोई बहुत ज़्यादा सुधरे हुए होते हैं, कुछ कम और कुछ बिल्कुल ही बिगड़े हुए होते हैं। जी, तो जी। ख़ैर बहरहाल, तो फिर वो जब पीएचडी मैंने जॉइन की, तो फिर आइंस्टाइन की थ्योरी के ऊपर कुछ काम किया मैंने उसमें और वो काम इस लिहाज से इम्पोर्टेंट था कि मैं थोड़ा-सा अपने काम के बारे में बता दूँ जी, ज़रा-सा जी, जी, जी। कि लोगों को पता चले कि भई देखिए किस तरह की रिसर्चेज़ होती हैं। जी, 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 वो अच्छा, ज़रूरी है सर। हाँ, देखिए आजकल के दौर में तो ये इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको सारा का सारा मटेरियल नेट पे अवेलेबल है। जी, जी। जो किताब चाहिए, जो रिसर्च पेपर चाहिए मोर और लेस आपको मिल जाता है। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। जी, बिल्कुल नहीं। रिसर्च जर्नल भी बहुत कम तादाद में आते थे। तो जो लोग आपके रिलेटेड फील्ड में काम करते थे, आप उनको खत लिखते थे कि भई हम आपके काम में इंटरेस्टेड हैं, भेज दीजिए। हाँ, वो खत 15 दिन में वहाँ पहुँचता था, फिर 15 दिन में उनका जवाब आता था, हाँ। तब कहीं जाके वो देखना नसीब होता। आज तो कल आप 5 सेकंड और 10 सेकंड में वो चीज़ पा लेते हैं जी, नेट के जी, ज़रिए। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। जी। तो बहरहाल और हमारे उस्ताद भी बड़े लाजवाब किस्म के थे। मजाल है कभी कोई मदद कर जाए। उनका कहना ये था कि साहब आप पढ़िए, प्रॉब्लम ढूँढिए, किताबें बता देते थे, ये किताब पढ़नी है, ये करना है। पढ़िए, खुद प्रॉब्लम तलाश कीजिए, खुद उससे सॉल्व कीजिए, हाँ, फिर मैं उसको जो है चेक कर लूँगा।
जी जी तो चुनांचे पूरे दिन लगे रहते थे। अच्छा, और मशवरा ये था कि हर पेपर जो अच्छा लगे उसको नोट करना है। आजकल तो फोटो कॉपी कर लेते हैं जी जी झट जी से, जी सेव जी कर जी लिया अपने पास कहीं ना कहीं। ऐसा पहले जमाने नहीं था। तो सारी के नहीं सारी हमारे डिपार्टमेंट में मैथमेटिकल रिव्यूज आते थे। नहीं तो रिव्यू से ये पता चल जाता था कि कॉन्शियस किस फील्ड में काम कर रहा है। तब उस शख्स का एड्रेस वेड्रेस हासिल करके उससे मंगाते थे और सारी चीजें हाथ से लिखते थे। जी जी तो जी चुनांचे इतने मोटे मोटे रजिस्टर जो थे उसी इसी बात के थे कि उनमें रिसर्च पेपर लिख के हाथ से लिखे हुए थे। जी जी और फिर बाद में जरा तरक्की हुई तो हमारे डिपार्टमेंट में वो आ गई, जेरोक्स मशीन आ गई। जी जब वो हमारे सुपरवाइजर थे उनका विजन बहुत जबरदस्त था। हम्म, यानी वो अपने से 5-6 साल आगे ही चलते थे। जैसे ही जरा मार्केट में आया कि भाई इससे फोटोकॉपी हो सकती है, झट से उन्होंने मशीन खरीद ली कहीं ना कहीं से। लेकिन अपने स्टूडेंट से कह दिया कि खबरदार, और उस टेक्नीशियन को भी मना कर दिया कि हम मेरे स्टूडेंट अगर कोई जेरोक्स कराना है तो बिल्कुल मत करना। हम लोगों के लिए ये था कि भाई आप लिखो। जी जी और कहते हैं जब एक मरतबा आप लिखेंगे सारा पेपर तो कम से कम एक बार तो आपने पढ़ लिया ना उसे। जी रिलेट करते हैं, रिलेट हाँ, करते हैं। तब आपको जरा थोड़ा सा होगा। खैर बहरहाल वो 5 साल उनके साथ गुजारे और बेतहाशा उनसे गैर इरादी तौर पे बहुत सारी बातें सीखी। अच्छा, बचपन से ही मतलब ये स्कूल लेवल से ही मेरा इंटरेस्ट जो था उर्दू की तरफ भी था, क्योंकि घर में बोली जाती थी और कुछ विरसे में भी थी जी जी कि भाई आया था वहां से। तो यानी जब यूनिवर्सिटी में आ गया तो हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में स्टूडेंट को कुछ कार्ड मिलते हैं कि जिनसे वो किताबें ले सकते हैं। जी तो उर्दू की जितनी भी ये फिक्शन की और एडवेंचर की इस तरह की जितनी भी किताबें हो सकती थी सब पढ़ डाली। हाँ, तो माशाल्लाह। चुनांचे वो जो लाइब्रेरी का वो इंचार्ज था उस सेक्शन का, हाँ, जब वो शक्ल देखता था कहता आप अंदर ही चले जाओ, कैटलॉग के अंदर वहीं स्टैक्स में चले जाओ और खुद अपनी मर्जी की किताब निकाल लाओ। तो खैर बहरहाल उससे नॉलेज बढ़ी। फिर कुछ इब्न सफी के नावल भी पढ़े उस जमाने में खूब। तो ये बातें बिल्कुल आपने सही फरमाई सर, कि रिसर्च करना बहुत मुश्किल था आज के मुकाबले में। आज तो बस फिंगर टिप्स में टाइप कीजिए और सारे पेपर मिल जाते हैं और आसानी से आप कर लेते हैं। तो सर आपने जो वो बात बताई कि क्या कहते हैं आइंस्टाइन थ्योरी के बराबर, तो उसकी उसकी खास बात जैसा कि आप जानते जी, हैं कि हाँ मैं अब्दुल कलाम साहब को जो नोबेल प्राइज मिला, तो वो तीन फोर्सेस में से 2 फोर्सेस को उन्होंने इक्वेट करके दिखाया, और अभी भी एक फोर्स जो है बाकी है जिसके मेहनत में लोग लगे हुए हैं कि कैसे तीनों फोर्सेस को यूनाइट कर दें। तो इसके हवाले से थोड़ा-सा कुछ लोग यहाँ प्रोफेसर हज़रात हैं, तो थोड़ी-सी जी, इस सिलसिले में थोड़ी बातें बता दें सर? चलिए तो देखिए मैं बताता हूँ आपको हाँ, कि बेसिकली नेचर में 4 फोर्सेस होती हैं। अच्छा, बेसिकली नेचर में 4 फोर्सेस जी, होती हैं। जी, पहली फोर्स ग्रेविटेशन, जी, है ना? जिसकी वजह से सेब नीचे गिरता जी, है ना? दूसरी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, करेक्ट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता जी, है। घूमता है, जी, ठीक है जी? अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। जी, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, जी, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। जी, जी, और थ्योरी ये कहती है कि सिमिलर चार्जेस शुड रिपेल ईच अदर, करेक्ट। है ना? जब दोनों प्लस हैं तो रिपेल होना चाहिए, जी, जी, रिपल्शन होना चाहिए। तो जी, रिपल्शन नहीं हो रहा, वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। जी, इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है हाँ, जो प्रोटॉन को बाहर नहीं निकलने देती, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं जी, न्यूक्लियस जी, के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाती है। अच्छा जी, 3 ये हो गई। थर्ड हो अब गया। चौथी फोर्स कहलाती है वीक फोर्स, हाँ, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिविटी होती है। जी, जमीन की हीट जमीन के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। हुँ, कहीं कहीं निकल आती है, लेकिन आमतौर से जमीन की हीट आतिशफिशा की शक्ल में निकलती है कभी कभार, जी, जी, लेकिन जी, आमतौर से जमीन की हीट जमीन के अंदर ही रहती है। तो वो जी, जी, जिस वजह से रहती है वो कहलाती है वीक फोर्स। जी, तो बहुत दिनों से लोग कोशिश में लगे हैं और ये बिलीव किया जाता है कि जिस वक्त ये यूनिवर्स बना था हमारा, जी, जी, यानी अगर हम t इक्वल टू 0 सेकंड मान लें जिस वक्त जी, यूनिवर्स बना था, एक जी, बिग एक्सप्लोजन से जिसे आजकल बिग बैंग कहते हैं, हुँ, और आज जितना टाइम गुजरा है वो टाइम जो है तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स है। जी, तकरीबन 14 अरब साल हो चुके हैं हमारे यूनिवर्स को बने हुए। जी, तो t इक्वल टू 0 पर यूनिवर्स बना, बिग बैंग हुआ, और t इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -43 पर पहला पार्टिकल क्रिएट हुआ, जी, है ना? जो पहला पार्टिकल बना
वो कहलाता है हिग्स बोसोन। जी उसी पार्टिकल की तलाश में लोग लगे हुए हैं कि इसी तरह से वो पहला पार्टिकल पता चल जाए। जी जी तो ये बिलीव किया जाता है कि शुरू में ये सारी फोर्सेस एक थी। अब जैसे जी यूनिवर्स आहिस्ता-आहिस्ता ठंडा हुआ, तो ये सारी फोर्सेस अलग होती चली गई, है ना? प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने और वाइनबर्ग और गलेशियो 2 और उनके कोलीग्स थे, जिनको नोबेल प्राइज़ शेयर किया था जिन्होंने उनके साथ। जी इन लोगों ने ये काम किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स जी इसको एक करने का एक मॉडल बनाया। जी फिजिकल मॉडल जिसमें ऑफ कोर्स खासी मैथमेटिक्स थी और ग्रुप थ्योरी भी खासी इन्वॉल्व थी जी जिसके अंदर। तो वो उन्होंने वो मॉडल बनाया और कहा कि भाई एक लिमिट दे दी कि ये टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर थ्योरेटिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस ये दरअसल एक ही हैं, ये अलग-अलग नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है थ्योरी उन्होंने दी, तो कोई भी थ्योरी उस वक़्त काबिल कबूल होती है जब वो हाँ जी एक्सपेरिमेंट पे पूरी उतरे। जी तो जब वो एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, वो एक्सपेरिमेंट किए गए, उतना टेम्परेचर हासिल कर लिया गया, तो पता चला कि वाक़ई में ऐसा है। हाँ तो चुनांचे फिर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो अब 3 फोर्सेस रह गई हैं हमारे जी पास। जी एक ग्रेविटेशन की, एक स्ट्रॉन्ग और एक इलेक्ट्रो वीक, जी 3 फोर्सेस हैं। तो अब पब्लिक लगी हुई है, जी जी जिसको हम गट प्रोग्राम कहते हैं, ग्रांड यूनिफिकेशन हम्म, प्रोग्राम कहलाता है वो, कि अब चाहते हैं कोशिश क जारी है, लोग मॉडल दे रहे हैं तरह-तरह के, कि किस तरह से ये सारी फोर्सेस जो हैं, किस किस वक़्त पर एक थी। ये जी इसकी तलाश जारी है। तो सलाम साहब का काम ये है। तो सर और बहरहाल जी सर इस हवाले से आहिस्ता कोई कुरानिक रेफरेंसेस जो है आप जैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं कुरान के हवाले से तो इस हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर ज़हन में आपके है तो उसको सामीन को बताएं। देखिए, कुरान के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है, वो ये है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी आई है, जी जी ये बिग बैंग थ्योरी का कांसेप्ट जो है जॉर्ज गेमाउ ने दिया था 1940 में। जी 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 और उसने कहा कि भाई वन्स अपॉन अ टाइम कभी जी यूनिवर्स जो था इस तरह से हाँ फैला, है ना? एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सारी चीज़ें जो थी हाई स्पीड से अलग होती गईं और फिर सारा क्रिएशन हुआ, फिर लोगों ने उसको काम किया और डेवलप किया। और 1929 में एडविन हबल ने, वो एक एस्ट्रोनॉमर होता था, फिजिसिस्ट भी था। उसने जो भी उस ज़माने में उसके पास टेलीस्कोप होते थे, ऊट-पटांग किस्म के, आजकल तो बहुत एडवांस टेलीस्कोप है। तो उसने ये किया कि उसने गैलेक्सीज़ का मोशन ऑब्ज़र्व किया। उसने देखा कि गैलेक्सीज़ में रेड शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, स साइंटिफिक लैंग्वेज में ये है कि जब रेड शिफ्ट होता है तो चीज़ें दूर जा रही होती हैं और जब ब्लू शिफ्ट होता है तो चीज़ें नज़दीक आ रही होती हैं। यानी स्पेक्ट्रम देखा, ज़ाहिद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के माहिर हैं। हाँ तो जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें वहाँ कुछ लाइन्स होती हैं, वो शिफ्ट होती हैं, तो या नज़दीक आती हैं। जब शिफ्ट होती हैं तो वो रेड शिफ्ट कहलाता है और जब नज़दीक आती हैं तो ब्लू शिफ्ट कहलाता है। तो इसका मतलब जब चीज़ें, तो उसने ऑब्ज़र्व किया जी जी मैं मीट कर कि रहा हूँ भई ये तो सारी की सारी जो है दूर जा रही है गैलेक्सीज़। जी और फिर उसने उससे नतीजा निकाला, एक जो लॉ निकाला कि वेलोसिटी ऑफ रिसेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अस। हम्म यानी वेलोसिटी और डिस्टेंस में एक लीनियर रिलेशनशिप उसने निकाली और वो हबिल लॉ कहलाया। हाँ इस डिस्कवरी से फौरन पता चल गया कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं इसमें एक्सपेंशन है। तो 2 चीज़ें उस वक़्त सामने आईं, एक तो जिस कायनात में हम रहते हैं वो बिग बैंग से शुरू हुई जी और दूसरे ये कायनात मुस्तकिल फैल रही है। जी ये चीज़ें सामने आई। अब पब्लिक लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं कि क्यों हम्म फैल रही है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है, कब फैलना बंद होगा वगैरह-वगैरह। हम्म इसमें रिसर्च जारी है और तरह-तरह की नई-नई थ्योरीज़ आ रही हैं। हम्म, तो ये दोनों बातें जो है कि कायनात कैसे बनी और कायनात में वुसअत हो रही, ये दोनों बातें कुरान करीम में मौजूद हैं। जी 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 नंबर 1 सूरह अंबिया में जी आयत नंबर 21, हम्म, सूरत नंबर 21 और वर्स नंबर 30, जी उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, क्या इन मुनकिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन पहले एक थे, फिर हमने उनको अपनी कुव्वत से खोल दिया। जी तो माशाल्लाह वहाँ दरअसल वही कांसेप्ट है। हाँ तो इस आयत में 2 अल्फाज आए, हम्म क्या इन नॉन बिलीवर्स ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन पहले एक यूनिट की तरह थे, फिर वो टुकड़े-टुकड़े होके अलग गए। 2 लफ्ज़ आए हैं यहाँ पे, एक लफ्ज़ है रतक। रतक का माना होता है एक यूनिट, यानी एक जगह थे सब के सब। जी और यूनाइटेड फ़तक का मतलब होता है हाई स्पीड से अलग होना। जी तो वही चीज़ है कि एक सिंगल पॉइंट से आउट ऑफ नथिंग एवरीथिंग वाज़ क्रिएटेड। माशाल्लाह तो ये तो माशाल्लाह उसका आ गया बिग बैंग का। अब एक्सपेंशन का तो सूरह रहमान में हाँ वस्समाए व वादाल मीज़ान, है ना? हम्म
और उसने आसमान को रफत दी, वुसअत दी, हम्म। एक बैलेंस लॉ के जरिए। यहाँ मीजान का मतलब तराजू नहीं है, नहीं जी बल्कि जी जी बैलेंस लॉ बैलेंस। है ना। तो वुसअत देने का कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट है। अब हम्म, इसी से रिलेटेड जाहिर सी बात है, ये कुरान का लेक्चर तो है नहीं हम्म, जिसमें पूरी तफसील हो। तो हम्म, ये सूरह रहमान में और सूरह और जगह जगह ये बात बताई गई है कि आसमान में वुसअत है, हम्म, वगैरह वगैरह। हाँ, कुरान के हवाले से तो ये हो गया। हाँ, अच्छा, जाहिर है इन्हीं इसी तरह की आयतों ने मुझे मोटिवेट किया था, जी क्योंकि जी जब मैंने रिसर्च ज्वाइन की जी तो आइंस्टाइन की थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, जी कॉस्मोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, हाँ, तभी आप जाके थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हो। जी तो जी जाहिर है अब वो ये आयतें कुरान की थी, ये उस जमाने जब स्टूडेंट था, जब कभी कभी पढ़ता था रमजान में या डर या माँ बाप के खौफ से लेके बैठता था, तब भी जरा ये आयतें फैसिनेट करती थी कि भाई कुरान तो लोग कहते हैं हिदायत की किताब है, लेकिन इसमें तो साइंस की बातें हो रही हैं। क्या तुम नहीं देखते कि जमीन आसमान कैसे बने? जी तो जी भाई अब ये कहा जा रहा है, यानी ये सूरह आले इमरान की आयत है 190 और 191। उसमें अल्लाह ताला यही कहते हैं, रात और दिन का आना जाना और हाँ आसमान, मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, जी रात और जी दिन का आना जाना। ये सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 और वर्स नंबर 190 191, दो हाँ, वर्सेस में, कि रात और दिन का आना जाना और आसमानों और जमीन का बनाना, हम्म, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के। तो अब जी जी देखिए जी साइंस की बात हो रही है ना, जी अल्लाह जी ताला जी इनवाइट कर रहा है कि जिन्हें हमने अकल दी है वो सोचे भाई ये रात दिन क्यों चेंज हो रहे हैं, आसमान और जमीन कैसे बने। जी अब दूसरी आयत में बताया गया कि ये कौन लोग हैं अकल वाले, ये करते क्या है। तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो जिक्र करते हैं अल्लाह का, चाहे खड़े हों या बैठे हों या लेटे हों, और ये गौर करते रहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने ये चीजें क्यों तख्लीक की हैं, आसमान और जमीन क्यों बनाए, बिला वजह में तो नहीं बनाए। जी जी और फिर आखिर में दुआ भी मांग ली कि अल्लाह ताला हमें तू आग के अजाब से बचा ले। तो माशा अब ये आयतें ऐसी हैं कि जिनमें साइंस छुपी हुई है जी कि जी भाई रातों दिन कैसे आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं बिला वजह, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। अब वजह जी जी तुम ढूंढो। जी 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 तो कुरान करीम में एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी हिदायतें आम इंसानों के लिए हैं, उनमें कहीं भी कोई वैसा परेशानी नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर कट आयते हैं, जी जी साफ साफ लिखा हुआ, ताकि हर एक की समझ में आ जाए। लेकिन जहां जहां साइंसी इशारे छुपे वहां कह दिया अकल वालों, जी जी तुम्हारी चारों तरफ निशानियां फैली हुई हैं हमारी, क्या तुम गौर नहीं करते। अब हम्म, देखिए मेरा मोबाइल जरा दूर रखा हुआ, आप सबके पास मोबाइल है आज के, हम्म, आप जरा मोबाइल को देखिए, और जैसे ही आपके पास कोई बढ़िया सा मोबाइल है, आपने बताया भाई ये मोबाइल जो है इसमें ये काम होता है वो काम होता है, इसमें जो है साहब वो 128 GB की मेमोरी है, फोटो खींच लो, 56 MB का, हाँ, 56 वो का पिक्सल का कैमरा है, और जाने क्या क्या बड़ी खूबियां बयान करते हैं। तो जैसे ही आप सारी खूबियां बयान करते हैं, बंदा फौरन पूछता है किस कंपनी का हाँ जी है ना, ये सही सही नेचुरल सही सवाल है, फौरन सही सही पूछता है कि किस हम्म, कंपनी का है। तो आप बता दें भाई फलानी कंपनी का, तो हाँ आप कहते हैं। जी अब यही बात अल्लाह ताला कह रहा है। देखिए जी मोबाइल क्या है, ये है क्रिएशन, क्रिएशन से जहन जा रहा है कंपनी की तरफ, क्रिएटर की जी तरफ। अल्लाह ताला कहता है कुरान करीम में, चारों तरफ हमारी निशानियां फैली पड़ी, तुम अब भी गौर नहीं करते, जी इनसे मुंह की मोड़ लेते हो। तो निशानियों से यानी अल्लाह की क्रिएशन से हमें क्रिएटर तक पहुंचने के लिए कहा जाता है। जी 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 तो ये तो साइंस की बात है भाई, बिल्कुल है ना। ये एक निशानी आयत और बताऊंगा साइंस के हवाले से, हाँ ताकि ये जरा मैं यहाँ मुझे अभी लग रहा है जी कि नहीं वो जरूरी है इस सेंस से कि देखिए हाँ, मैंने कुरान को एक साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ा जी 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 बताइए बताइए है ना। जी और ये मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ रहा कि भाई ये दाढ़ी होनी चाहिए, ये मूछ नहीं होनी चाहिए, नहीं सर टोपी होनी चाहिए, और पजामा इतना ऊंचा उतना नीचा, मैं इन सब बातों में कोट तो है नहीं मुसलमानों में, है ना। जी तो जी हाँ जी, काजी साहब ने आयत लिख दी, देखिए वसमाए बेअदी, ये काजी अजहर साहब ने ये आयत लिख दी, बिल्कुल जी यही है कि और हमने आसमान को वसअत दी, है हम्म, ना, और हम इस जी पर कुदरत रखते हैं वसअत देने पर, ये एक्सपेंशन की वो उन्होंने आयत लिख दी डायरेक्ट। हाँ, बातें और कहूंगा इस कुरान के सिलसिले से। जरूर सर जरूर ये देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से सूरह अनाम में बताया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात में एक सितारा देखा, जी चमकदार सितारा देखा। जी अच्छा, और एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि अगर अल्लाह ताला कोई ऐसी छुपी हुई सी बात या जिसमें हिंट है वो हम्म, किसी पैगंबर के जरिए बता रहा है, तो हाँ, इसका मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। जी वरना वाह पैगंबर को तो सारी चीजों का इल्म होती है यार, वो क्यों हाँ, बहस कर रहा है हाँ, ना। उसने तो जो अल्लाह ने कह दिया मान लिया, जी उस हम करें बहस, हम्म, पैगंबर क्यों कर रहा है। जी तो जी खैर बहरहाल, तो अब उनके हवाले से एक आयत है, मैं आयत नहीं पढ़ रहा, उसकी आयतों का मतलब बता रहा हूँ, है जी ना। जी
रात में उन्होंने सितारा देखा बड़ा चमकदार सा, तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है ये खुदा हो मेरा। हाँ, अब वो सितारा डूब गया। कुछ देर के बाद जो है वो चांद निकला, तो उन्होंने कहा भाई ये डूब गया, ये तो खुदा नहीं हो सकता जो डूब जाए। हम्म, फिर जो है मोशन मूव कर रही है चीजें, हम्म, चांद नजर आया, तो उन्होंने कहा हो ये तो उससे भी बड़ा चमकदार है भाई, हम्म, हो ना हो यही मेरा खुदा है। हम्म, अब वो जनाब दिन निकला तो चांद भी अपनी राह को चल निकला। ये, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गायब हो जाने वाले, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो खुदा हो ही नहीं सकता। हम्म, फिर उन्होंने सवेरे देखा, बड़ा चमकदार सा सूरज, बड़ी रोशनी देता, उन्होंने कहा हो ना हो यही खुदा है। जी, उस जमाने में यही था ना, इसी उटपटांग जी, चीजों को पूछते थे, तो जी, जी, उन्होंने जी, बताने के लिए कि चीजें कैसे समझी जाए, जी, तो अब उन्होंने जब सूरज देखा तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये जो है ये खुदा हो सकता है मेरा, ये बहुत चमकदार है और बहुत बड़ा भी है और बहुत देर तक आसमान में रहा। लेकिन जब शाम को वो भी डूब गया, तब उन्होंने कहा अल्लाह ताला अगर तूने मुझे हिदायत न दी तो मैं राह रास्त से भटक जाऊंगा। हम्म, खुदा वो है जिसने इन सारी चीजों को बनाया है, हम्म, ये उन्होंने मैसेज दिया। तो अब आप देखिए, हम्म, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है। पहले जी, जी, सितारा देखा, हम्म, रिजेक्ट कर दिया, चांद देखा, रिजेक्ट कर दिया, सूरज देखा, रिजेक्ट कर दिया कि ये चीजें नहीं हो सकती। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है। फिर कहा नहीं, ये खुदा मेरा वो है जो इन चीजों को बनाता है। जी, तो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग के बाद कंक्लूजन पे आना, यही तो जी, रिसर्च में हम करते जी, हैं। जी, 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 तो बिल्कुल, कुरान तो हमसे कह रहा है भाई साइंटिफिक रिसर्च कर लो, जी, 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 बिल्कुल सही, क्यों बिल्कुल नहीं सही, करते? ये बिल्कुल हमारी सही, नालायकी है, हमारी बिल्कुल सही, काहली है। देखिए, हम्म, और वजह मैं बताता हूँ क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी, कुरान करीम में सूरह बकरा में सूरत नंबर है 2, आयत नंबर 170 171, 2 आयतें हैं। जी, देखिए मैं अरबी नहीं पढ़ रहा, नहीं, नहीं, जी, तर्जुमा बता रहा हूँ, है ना। जी, जी, सूरह बकरा आयत नंबर 170 और 171, इसमें ये कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम इस किताब की तरफ आओ, यानी लोगों से कहा जा रहा है कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि इस किताब की यानी कुरान की तरफ आओ, तो वो कहते नहीं भाई हम तो वही काम करेंगे जो हमारे आबा और अजदाद करते चले आ रहे थे। जी, हम नहीं आ रहे इस किताब की तरफ, हम तो वही काम करेंगे जो हमारे आबा और अजदाद करते चले आ रहे थे। अब आगे चल के ये अगली आयत कहती है, अब चाहे उनके आबा और अजदाद गलत कामी में क्यों ना कर रहे हैं, उन्हें सही की तमीज ही ना हो, लेकिन हम्म, फिर भी ये उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं की पैरवी करेंगे। तो जी, फिर जी, इस पैरवी का नतीजा ये होता है, सुम्मुम बुकुम उम्मुयुम फहुम ला याकिलून। हम्म, आयत यहाँ खत्म होती है कि जी, फिर इसका नतीजा ये होता है कि वो अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं और उनकी अकलें बिल्कुल माऊफ हो जाती हैं। जी, तब आप देखिए जरा इस आयत को गौर कीजिए, हम्म, 1000 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों ने सोचा, हम्म, नो डाउट जो बुजुर्ग सोचते हैं वो अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन जी, जी, जरूरी जी, नहीं कि उस जमाने की जो बात उन्होंने सोची थी वो अब भी सही हो। तो हम उसी पे चल रहे हैं। कह रहे जब उनसे कहा था "हाँ, इस किताब की तरह", कहते हैं ना हम तो वही करेंगे जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए थे। तो बुजुर्गों की जो अंधी तकलीद आप करते हैं, और अब हम्म, तो क्या करते हैं, आपकी सोच जो है 1000 साल से रुकी हुई है। जी, आप जी, सोचने का काम नहीं कर रहे, वही काम कर रहे हैं जो 1000 साल पहले हुआ था, बस। जी, जी, सोच रुक गई आपकी। जब सोच रुक जाती है इंसान की तो क्या होना है, फिर यही होना है कि गूंगे, बहरे और अंधे, और फिर अकल भी उनकी जाती रहती है। जी, तो जी, हमारे साथ यही प्रोग्राम है। जी, हमने जी, सोचना छोड़ दिया है, जी, गौर व जी, फ़िक्र करना छोड़ दिया है। और हम्म, देखिए, कुछ मौलवी ऐसे हज़रात हैं, जो अभी भी यही पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ज़मीन बिल्कुल फिक्स बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है, सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही हैं। हम्म, अब उनको कम अक्लों को कौन बताए कि अगर ज़मीन नहीं घूमती होती तो भाई ये रात-दिन कैसे आते? कहाँ हम्म, से आते? मगर नहीं जी, वो कह रहे हैं क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने बहुत साल पहले कह दिया था कि साहब ज़मीन जो है चुपचाप बैठी हुई है, वो हम्म, नहीं घूम रही, है ना? तो हम उसी तक़लीद कर रहे हैं। तो जो 1000 साल पहले जो सोच थी, वही सोच हमारी है। जब वही सोच हमारी है, तो हमारी सोच तो नहीं डेवलप हो रही, और जब सोच डेवलप नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला ने भी फिर हमसे हाथ खींच लिया। जी, उनने वो सही, कहा कि भई ये सारी चीज़ें उस कौम को दो जो सोचने पे यकीन रखती है। जी, जी, पहली जो 5 आयतें रिवील हुई थी, उनमें 5वीं आयत ये थी, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। जी, हमने इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। यानी अल्लाह ताला हर उस इंसान को वो चीज अता कर देगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। जी, हम कोशिश नहीं करते, तो यहाँ ये तो नहीं लिखा अल्लमल मुस्लिम मालम यालम, बिल्कुल नहीं लिखा। हम्म, अल्लमल इंसाना, न्यूटन इंसान था, उसने गौर व फिक्र किया हम्म, कुदरत की निशानियों पे, उसने वो लॉ दरियाफ्त कर लिया। जो शख्स भी गौर व फिक्र करेगा, इट डजंट मैटर कि वो अल्लाह पे यकीन रखता है कि नहीं रखता,
क्योंकि अल्लाह ताला का प्रोग्राम दूसरा है, वो रहमान और रहीम है। उसकी रहमतें सबके लिए, आप मानो चाहे मत मानो, इससे कोई गरज नहीं है। वो रहमान है, रहीम है, तो उसकी रहमतें सभी के ऊपर हों। हाँ, अगर आप मानेंगे तो फिर इस दुनिया के बाद भी आपको सिला मिलना है। यहाँ पे सिला मिलेगा हर उस शख्स को जो मेहनत करेगा। जी जी तो सर। यही हाल है हमारा। हम अल्लामुल इंसाना मालम यालम की फैसिलिटी को इस्तेमाल करते ही नहीं, और जब नहीं करते हैं तो नतीजा सामने। नहीं सर, मैं आपकी बातों से दो तीन बातें क्लियर हो गई सर, कि जैसे मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल, उसको मैं ऐसे कहता हूँ कि ये तीन मुतवातिर सांसें हैं, तीन मुतवातिर सांसें। जैसे एक सांस मैंने अभी ली, उसके बाद में दूसरे में दाखिल हुए, फिर तीसरे में दाखिल हुए। ये तीनों मुतवातिर सांसें, ये तीनों के एक यूनिट ले तो एक साथ होती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत माजी बहुत पीछे है, ऐसा नहीं है कि मुस्तकबिल बहुत कुछ है। शायद यही वजह है कि ये डिफरेंस हम नहीं समझ पाते, तो ना माजी में रह पाते हैं और ना हाल में रहते हैं, और मुस्तकबिल तो अच्छा होता ही नहीं है। तो ये परसेप्शन जो है हमारा, परसेप्शन हमारा जो है रॉन्ग थिंकिंग की वजह से बाहर कफ। तो सर एक बात यहाँ से और ये है कि सर आपने मैथमेटिक्स को चुना, और माशाअल्लाह आपने बहुत सारी मेहनतें की, और मेहनती करते बहुत सारे प्रोफेसर मैंने देखे कि वो पढ़ाते थे उस जमाने में, लेकिन किताबों लिखने का सिलसिला जो है बहुत कम लोग करते थे। आपके अंदर जो है इतना वक्त कहाँ से निकाल पाए कि आप अपने एक बेहतरीन किताब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पर लिखी, जिसके बारे में आप ये कहा करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। तो सर थोड़ी सी बात इसके हवाले से, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, वो अभी रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, तो किताब लिखने के बाद अलग है। मैंने बहुत मुश्किल से एक चैप्टर मैंने एक किताब की लिखी, फुर्सत नहीं मिलती। आपने सर इतना सारा लिखा, तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन के लिए यहाँ से कुछ गुफ्तगू हो जाए सर। जी बेहतर। देखिए, ऐसा है, जो कुछ मैं इस वक्त यहाँ बोल रहा हूँ, जी अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो, एक इंसान की सोच कई तरह की होती है। सबसे पहले तो ये कि इंसान अपने जहन के अंदर बहुत अच्छे ख्यालात हैं उसके, बहुत बढ़िया सोच रहा है खुद ही, जी 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 लेकिन उसे वो कन्वे नहीं कर रहा कहीं पे। जी जी तो जैसी उसकी जो सोच है, जब वो मर जाएगा तो उसकी सोच उसके साथ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 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 ठीक सर। है जी? फिर अब जैसे ही आज डिस्कशन हो रहा है, तो जो कुछ मेरे ख्यालात हैं, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं कहीं पे। जी जी तो जी जब तक ये रिकॉर्डिंग महफूज है, मेरी बात महफूज रहेगी, जी जी है ना? जी सर। तीसरी बात ये कि जो भी मेरे ख्यालात हैं, जी अब मैं उसको किताब में किताबी शक्ल दे रहा हूँ। जी जी तो जब तक वो किताब रहेगी, जी वो सारी दुनिया में वो प्रोपोगेट होते रहेंगे। जी जी तो दरअसल इसी फिलॉसफी के पीछे, और इसके साथ-साथ, बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब के साथ तो एक बड़ा अच्छा वाकया जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने किताब लिखी और फिर किताबों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। हुआ ये कि जिस ज़माने में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, जी मुझे कुछ इस कदर अच्छे टीचर मिले कि बस मैं बयान नहीं कर सकता। जी जी वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते थे, हाँ, और मजाल है जो समझ में आ जाए एक लफ्ज़ भी। और जब उनसे कहो कि भाई ये समझा दो, तो वो ऊपर से नीचे तक पढ़ देते थे जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ होता था। तो चुनांचे ज़हन में ये बैठ गया, ये भाई बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो चुनांचे जब इम्तिहान होता था, तो ज़ाहिर-सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बेशुमार होती हैं, जब पढ़ाई आती हैं। उनमें से जो समझते थे, हम 2-4 साल के पर्चे निकाल के देखे और पता चला इस तरह की आती हैं, तो उनमें से 20-25 रट लेते थे किसी तरह से अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन को। जी जी रट ले, अब आप सोचो डिफरेंशियल इक्वेशन को ये तो हम जी आप कह रहे हैं ना, जी डिफरेंशियल इक्वेशन रट लेते थे, और कोई सब्जेक्ट नहीं रटते, डिफरेंशियल इक्वेशन रट ले। टीचर इतना बढ़िया था, क्या करते? तो चुनांचे अगर वो आ गई इम्तिहान में, तो हमारी किस्मत अच्छी, पास हो गए, और नहीं आई तो फेल हो गए। सो चुनांचे पहली बार तो फेल ही हो गए। सेमेस्टर सिस्टम था, दूसरी मर्तबा मौका मिला, तो भाई और ज़्यादा रट ली, और बहरहाल जैसे-तैसे करके उसमें पास हो गए। तो ज़हन में ये बैठा, यार ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है कोई, है जी ना? और सब्जेक्ट के बारे में तो लगा ठीक-ठाक है, लेकिन ये लगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत मुश्किल चीज़ है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ठीक है, जब रिसर्च में आए तो ज़रा थोड़ा ये खत्म हुआ, जो एक फ़ियर था कि डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल है। आहिस्ता-आहिस्ता वो खत्म हुआ। फिर जब टीचिंग में आए तो लगा इससे आसान तो कोई कोर्स ही नहीं है भाई, है ना? अब फिर चुनांचे ज़ाहिर-सी बात है, उसे एन्जॉय किया पढ़ाने में, क्योंकि हमारे ज़हन में वही था कि भई यार कुछ लड़के हैं ऐसे जिन्हें लगता है कि मुश्किल है भई ये, तो ऐसे पढ़ाओ। तो लगा कि ये तो बहुत आसान कोर्स है। अच्छा, फिर इत्तेफ़ाक से कुछ सालों के बाद लीबिया में हमें नौकरी मिल गई।
वो हम यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके वहां चले गए नौकरी करने के लिए। वहां पे देखा तो वहां भी ये किस्सा कि हर शख्स जो है परेशान था, हर स्टूडेंट परेशान डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जहां नाम सुना उसने कानों पे हाथ रख लिया, हाथ जोड़ लिए। तो मुझे लगा कि इसे भी वैसी टीचर मिले जैसे हमें मिले थे। तो चुनाचे फिर वहां पर ये हुआ कि साल भर के बाद यानी जितने भी साइंस के सेक्शन थे फर्स्ट ईयर के, वो सारे के सारे एक में मर्ज कर दिए गए और मुझे कहा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाओ। तो एक 150 लड़कों का जत्था था जिसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, और बहरहाल वो खुश थे मुझसे। तो वहां मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट वाकई में ऐसा है कि लड़कों को मुश्किल लगता है, तो जरा इसके लिए कुछ किया जाए। तो फिर मैंने एक किताब की एक आउटलाइन तैयार की। तो 2 साल वहां रहा, 3 साल के अरसे में उसकी एक आउटलाइन तैयार की, और उस आउटलाइन में ये ख्याल रखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए तो बहुत सारी किताब है, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है हिंदुस्तानी राइटर की जिसने आसान जबान में ये बताया हो कि भाई इनका इस्तेमाल कहाँ है, इनका मसरफ क्या है। इन इक्वेशंस का सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, जो लड़का बैठ गया सॉल्व कर ही लेगा, कितनी मुश्किल हो। लेकिन असली चीज उसका मसरफ है, ताकि एक फैसिनेशन हो, लोगों की तरफ रागिब किया जाए सब्जेक्ट की तरफ। तो बहरहाल जितनी भी लिटरेचर अवेलेबल था उस जमाने, नेट तो था ही नहीं, जितना भी प्रिंटेड लिटरेचर था, किताबें वहां लीबिया में जितनी अवेलेबल थी वो, और उनके आसपास की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थी वहां पे जाके किताबें देखी। फिर पलट के जब इंडिया आया तो यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में और जगह जगह उन किताबों से बहुत सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी की और फिर उनको अपनी जबान में लिखा। और फिर यूं तकरीबन 5-6 साल के अरसे में एक किताब तैयार हुई। और ये पहली मर्तबा जो है जब मैंने 98 में इसको PHI वालों को, तो प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया होता था, अब तो PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नाम हो गया उसका, पहले वो प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया होता था। प्रिंटिस हॉल एक इंटरनेशनल कंपनी है, हर मुल्क में अभी भी है उसके, सर, अभी भी है। हाँ, हर मुल्क में उसकी ब्रांचेस होते हैं। अब वो इंडिया में है तो प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया कहलाएगी, जापान में तो प्रिंटिस हॉल ऑफ जापान कहलाएगी, अदरवाइज अगर अमेरिका में जहाँ ओरिजिनल है तो वो प्रिंटिस हॉल कहलाएगी। तो बहरहाल मैंने उनको ये किताब भेजी, तो किताब का उन्होंने रिव्यू कराया, तो रिव्यू तो अच्छा आया, लेकिन वो छापने को तैयार नहीं। उन्होंने बुलाया था मुझे कि भाई ये किताब का रिव्यू तो अच्छा आया आपका, लेकिन हम छापे कैसे, बड़ी मोटी किताब है। वो मैंने कहा यार छापो तो, ये तो किताब की किस्मत है, चले ना चले, तुम छाप के तो देखो। तो बहरहाल वो राजी हो गए जैसे तैसे करके, और पहले साल उन्होंने वो किताब जो है, देखिए पब्लिशर का जो काम होता है, उनका कहना ये है कि आप हमें कोई भी चीज दे दो हम छाप देंगे, और हम उसे बेच भी देंगे, अपनी इनकम भी निकाल लेंगे, और आपका हिस्सा आप। अब कमाई कैसे होगी वो फिर आपकी किताब बताएगी। तो 99 में ये किताब पहली मर्तबा मार्केट में आई। जाहिर है कोई भी किताब पहली मर्तबा मार्केट में आती है तो एकदम हॉट केक की तरह तो बिकती नहीं है, टाइम लेती है। 1 साल ऐसे ही रहा, दूसरे साल से उसने पिकअप करना शुरू किया, और फिर वो पिकअप ऐसा हुआ कि हर साल तकरीबन वो 2-2 मर्तबा उसके रिप्रिंट करते रहे। फिर 2004 में जो है मैंने उसका सेकेंड एडिशन किया, उनकी फरमाइश आई कि अब आप इसको रिवाइज करें, तो सेकेंड एडिशन लिखा। तो पहली मर्तबा किताब के जो प्रिंटेड पेजेस थे वो 434 थे, दूसरी मर्तबा उसमें 100 पेजेस और ऐड हो गए, फिर 536 के करीब आए। तीसरा एडिशन 2016 में छपा, वो उसमें तकरीबन 650 पेजेस हैं। तो जो उस किताब की, मतलब जाहिर है अब आप खुद कहेंगे तो ऐसा लगता है भाई खुद सराही हो रही है, अपनी खुद की तारीफ हो रही है, लेकिन बहरहाल बात चीजें बतानी पड़ती हैं, लोगों को पता चल जाए कि उस किताब की जो खूबी है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो किसी भी तरह की, उसका मेथड दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व होगी, और उसकी एप्लीकेशंस हैं। मैथमेटिक्स के अलावा एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स में तो ठीक है भाई, एस्केप वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, रॉकेट कैसे जोड़ते हैं, मिसाइल कैसे चलते हैं, सब ठीक है, लेकिन असली चीज सोशल साइंस भी है सर, उसमें देखा, बायोलॉजी भी है, सोशल साइंस में, हाँ, हर चीज में, क्रिमिनल प्रोसीड्योर में भी है, क्रिमिनल एप्लीकेशंस में भी है, मैंने देखा सब में है। जी। तो अब उसका नतीजा ये हुआ कि उस किताब ने पिकअप किया, और वो समझ लें 99 से 2022 आ लगा है, 20 साल तो हो ही गए, 23वां साल चल रहा है, और ये मुस्तकिल बेस्ट सेलर चल रही है। और हिंदुस्तान की जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं सब में ये किताब एज ए टेक्स्ट बुक लगी हुई है, और कहीं पे BSc में है, कहीं पे इंजीनियरिंग में है, और बाज़ जगह जहां मॉडलिंग का कोर्स है वहां इसका एप्लीकेशन पार्ट MSc में लगा हुआ है। और न सिर्फ यहाँ पे,
ये किताब जो है मैक्सिको में है और चेक रिपब्लिक में, जापान में, रशिया की कुछ यूनिवर्सिटी में, जॉर्डन में और गल्फ में तो तकरीबन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में है गल्फ की, मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, थाईलैंड में। ये जगहें वो हैं जहाँ लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, इन जगह ही एज ए टेक्स्ट बुक लगी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल उसने इस काबिल बनाया। और जहाँ रहा वक्त का सवाल, तो भाई वक्त का मसला ये है कि जैसे तैसे अल्लाह निकाल ही देता है। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ सर। अब वक्त के थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं दो मुख्तसर सवाल आपसे करूँगा। सबसे इस हवाले से आपने अपनी जिंदगी दी है, मैथमेटिक्स के हवाले से आपने मैथमेटिक्स का अपना प्रोफेशन बनाया। तो जो लोग सामीन हैं, एक जुमले में या दो जुमले में मैथमेटिक्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो मुतासिर हो और मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान दें? देखिए, असल में हमारा जो टीचिंग सिस्टम है ना, वो गड़बड़ है जी। टीचिंग सिस्टम जो है वो हमारा गड़बड़ है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमारा गड़बड़ है टीचिंग सिस्टम। हम लड़के को कोर्स पूरा करते, कभी उसे मोटिवेट नहीं करते। मैं इन जनरल कह रहा हूँ, दो चार टीचर तो हर जगह होते, दो चार अच्छे लोग तो हमेशा पाए जाते हैं। वो आप उन्हें कहीं भी रख दो, डंडा रखो सर पे ना रखो, वो तो हर जगह आपने वैसे ही करेंगे। लेकिन इन जनरल बात हो रही है कि हमारी स्कूलिंग भी सही नहीं है, हम और ना ही यूनिवर्सिटी की टीचिंग सही। हम उन्हें लड़कों को मोटिवेट नहीं करते, हम उन्हें इम्तिहान देने वाला बच्चा बना के निकाल रहे हैं कि भाई ये रहा सवाल और ये रहा इसका जवाब, अब तो इम्तिहान देना सीख लो कैसे देते हैं। तो ये नहीं है, मेन चीज मोटिवेशन है। अच्छा, इसमें कुछ मेरे स्टूडेंट भी पुराने शामिल हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं मेरा टीचिंग मेथड ये कि मैं एप्लीकेशन पार्ट जरूर डील करता हूँ कि इसका मसरफ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। वरना देखिए, आप स्कूल में आमतौर से ये कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि हम स्कूल में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो बच्चों को फेल करने के लिए पढ़ाई जाती है, उसका कोई मसरफ नहीं है ना। अब वजह क्या है, देखिए हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्कूल्स हैं, उनमें इतना सारा कोर्स है, चंद टीचर है, खूब सारे बच्चे हैं। अब उसे वक्त पे कोर्स भी खत्म करना है, होमवर्क भी देखना है, स्कूल के और भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने हैं, तो भाई वो कहाँ से मोटिवेट कर लेगा। करेक्ट। आप नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाइए, लड़के कम कीजिए। प्राइवेट स्कूल्स में यही होता है, हमारे यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उनके यहाँ यही होता है। वो किसी भी सेक्शन में उनके 30-35 से बच्चे ज्यादा नहीं होते, और जहाँ बच्चे ज्यादा उन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया। तो टीचर हर एक के बारे में जानता है कि इसको कितना आता है, इसको किस चीज की जरूरत है, तो वो मोटिवेट भी करता है, उसके अलावा भी उन्हें वक्त देता है। हमारे यहाँ वक्त ही नहीं है, यही हाल है यूनिवर्सिटी सिस्टम का। चंद एक टीचर मिल जाएंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। और ऐसा, जैसे मैंने इतने साल की मुलाजमत टीचिंग करने के बाद ये मैंने महसूस किया है, ऐसा नहीं है कि प्योर मैथमेटिक्स में आप किसी को मोटिवेट ना कर सकें। मैंने पढ़ाए हैं खुद प्योर मैथमेटिक्स के कोर्स, और मैंने ढूंढ के लाया, भले ही मुझे मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन ढूंढ के लाया पहले उनकी एप्लीकेशन। क्योंकि मेरे उस्ताद ने ये बताया था, जो मेरे सुपरवाइजर थे, उनका कहना ये था कि देखिए, अगर कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी एक रफ सी पिक्चर बना लें अपने जहन में, और जहन से जब बन जाए तो उसे कागज पे बना के देखें कि भाई जो जो कंसेप्ट आप दे रहे हैं लड़के को, ये पिक्चर में कैसे नजर आया, उसकी डायग्राम बना के देखें। अगर आपने डायग्राम बनाई तो समझो आधी प्रॉब्लम आपकी हल हो गई। तो उसके लिए तो भाई मेहनत पड़ती है ना, और मेहनत आप समझते हो यार, मेहनत तो मतलब हाँ, बिला वजह मेहनत यार। हमारा सिस्टम कितना खराब है। दीनियात के टीचर को भी उतनी तनख्वाह मिलती है, मैथमेटिक्स के टीचर को भी उतनी तनख्वाह मिलती है, शेर व शायरी वाले टीचर को भी उतनी तनख्वाह मिलती है, और फिजिक्स पढ़ाने वाले को भी उतनी तनख्वाह मिलती है। फिजिक्स का टीचर जाहिद साहब मौजूद है, फिजिक्स का टीचर सुबह जाता है, शाम में आता है, लैब भी है उसकी है। शायरी वाला टीचर सुबह जाता है, 2 क्लासें पढ़ी, भाग के घर आ गया। उससे घर वाले भी खुश, हमसे तो घर वाले भी खुश नहीं। ऑफिसर तो होगा बाद में खुश, हमसे तो घर वाले भी खुश नहीं रहते कि हरदम देखो किताबें लिए बैठे वगैरह वगैरह। सर, इसी हवाले से मैं, आखिरी सवाल था मेरा, आपने थोड़ा बहुत बता ही दिया। सर, आपने जो प्रोफेशन चूज किया, उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपको अगर ये मैं कहूं कि अपने जिंदगी में जो खुशियां आपने पाई हैं, उसको 1 to 5 में कितना मार्क्स देंगे आप? भाई तो अल्लाह करम है, मैं तो मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, और मुतमईन होना ही जो है बड़ी बात है। और मुतमईन होने के लिए देखिए, जब मैं मलेशिया गया 2016 में, तो वहाँ के वाइस चांसलर से भी मुलाकात हुई ऑफिशियली टाइप की, जिसमें हमने अपनी यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के हवाले से कुछ चाहा के कोलैबोरेशन हो, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो वो उस वक्त उन्होंने मुझसे मेरी उम्र पूछी। अच्छा।
तो मैंने कहा आप खुद ही बताओ कितने कितने का होगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया, मैं 2016 में ही रिटायर हुआ था, है ना। अच्छा जी जी। रिटायरमेंट के बाद फिर उनका ऑफर आया तो मैं चला गया वहां। तो जाहिर है रिटायरमेंट हमारे 65 में होता है, जी जी। एवरीबॉडी नोस। तो मैंने कहा आप खुद ही बताओ कि कितनी उम्र होनी चाहिए मेरी। तो बोले आप अपनी उम्र से ऐसे होंगे 56 या 57। हम्म, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं 65 का हो चुका हूँ। तो कह ले अरे आपने कैसे ये सब कुछ किया। मैंने कहा देखिए इसलिए किया है कि मैं अपने प्रोफेशन को एंजॉय करता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करता राइट। हूँ। तो आप जो भी प्रोफेशन अपनाइए, हम्म, अगर आप उसे एंजॉय कर रहे हैं तो आप हमेशा यंग रहेंगे और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी मेरे उस्ताद ने देखिए वो ज़ाती तौर पे कैसे थे इससे हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं अभी भी अपने रिसर्च स्कॉलर से कहता हूँ कि देखो सुपरवाइजर जब भी चूज़ करो देखभाल के चूज़ करो, है ना? सुपरवाइजर के अखलाक अच्छे होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि फिर हम सुपरवाइजर के साथ इतना वक़्त गुज़ारते हैं कि उसकी कुछ आदतें खुद ब खुद आ जाती हैं। वो बताता नहीं है, कहता नहीं है कि सीखो, उसकी आदतें हम खुद ब खुद अपना लेते हैं। ज़ाहिर है उस वक़्त वो उम्र ऐसी होती है जी जी। कि आपसे बड़ा है, कि उम्र में कई साल बड़ा है, आप उससे सीखते हैं और वो गैर इरादी तौर पे सीखते हैं। जैसे घरों में बच्चे सीखते हैं नहीं ना कि अब्बा नहीं, अच्छे हैं, तो बच्चे गैर इरादी तौर पे सीखते हैं कि उनसे अच्छाई सीखते हैं वो। तो वही स्पॉन्टेनियस हाल हमारा था। जी। हमारे उस्ताद जो है, जो भी बात कहते थे, हम ये समझते थे यार ये इतने बड़े प्रोफ़ेसर हैं, सही होगी ये बात जो कह रहे हैं। तो उसे एज़ इट इज़ मान लेते थे बेचूँ-चरा। तो उसमें 2 बातें बताऊँगा। एक तो वो ये कहा करते थे कि अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, तो नुकसान भी मत पहुँचाइए, माशाल्लाह जी। है ना? तो ये बात उनकी गिरह में बंधी हुई है कि भई ठीक है, अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो यस, नहीं आ सकते तो भाई खुदा हाफ़िज़, नुकसान नहीं पहुँचाना खुद से। बहुत बड़ी बात है कि सर। तू खुद ही कूद जा नदी में, हमसे कोई मतलब नहीं, हमने नहीं तुझे धक्का देना, है ना? एक तो ये और दूसरी ये कि जब हम उनके साथ नए-नए भर्ती हुए थे रिसर्च में, मैं तो उसे भर्ती ही कहूँगा हाँ, कि नए-नए ब दाखिल हुए थे रिसर्च में, तो एक दिन गए उनके घर पे किसी ने किसी काम से उन्होंने बुलाया हुआ था सुबह-सुबह कि भई खुद कहीं जा रहे थे शहर से बाहर, तो कुछ काम उन्हें बताना था, तो सुबह ही सुबह बुलाया घर पे 8 बजे करीब। हम उनके घर गए, देखा तो वो अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, मैंने कहा यार इतना बड़ा प्रोफ़ेसर अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा हो। तो मैंने ऐसे ही वो कहते हैं ना टीचर से आप कहते हैं, मैंने कहा सर हटिए आप मैं करता हूँ। बोले नहीं, नहीं इस बात को याद रखिए, इंसान को अपने सारे काम खुद करने चाहिए। अब साहब वो बात ऐसी गिरह में बाँधी जी जी। कि शादी भी हो गई, सब कुछ हो गई, हर शख़्स जो है ज़ुम्मे बहुएँ भी आ गईं, वो हाँ, भी ज़ुम्मे लगी हैं कि अब्बू आपका कुछ काम करें, ना भई ना, मैंने सारे काम अपने खुद ही करने। वो भी हाँ, अपने हसरती लिए बैठी रहती हैं। तो गैर इरादी तौर पे इंसान सीखता है। जी तो अगर आपने अच्छा सुपरवाइज़र चूज़ किया है, तो आप खुशकिस्मत हो। फिर आप उससे अच्छी बातें सीखोगे, फिर वो अच्छी बातें आप प्रोपेगेट करोगे। फिर वो आपके कैरेक्टर में आती चली जाएँगी। टीचर के लिए देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका अखलाकी किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। क्योंकि लड़के जो हैं उसको देखते हैं, वो ये तक देखते हैं कि इसके कमीज़ का कॉलर जो है टेढ़ा है या खड़ा हुआ है या बटन है या नहीं है। एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं वो। तो क्लास में आपको वैसे ही जाना है, ताकि वो आपको अपना आइडियल तसव्वुर करे और सोचे कि भई यार इनके ये ऐसे रहते हैं टीचर, ये तो बहुत बढ़िया है भई क्या कहने। तो फिर वो उस पेशे की तरफ आए। तो एक्चुअली हमने ये रिफ्लेक्ट करना ना अपनी। अब आप जाएँ क्लास में उसपे पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने लगे, मैथमेटिक्स के बजाय, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस वक़्त तो मजबूर है। हुँ, आपकी बात मान लेगा, लेकिन बाद में तो नहीं मानेगा ना। क्योंकि जिस वक़्त स्टूडेंट होते हैं वो तो उस वक़्त तो टीचर उनसे जो चाहे करा ले, वो कर देंगे। जी, जी। लेकिन असली आपका किरदार तो जब आता है सामने, जब आप उसके टीचर नहीं रहते, तब मा फिर वो अपनी ज़िंदगी बनाता है। माशाल्लाह सर, आपसे अब तो टाइम भी तकरीबन खत्म होने को है। जी। इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं। 1 घंटे में सारे पहलुओं को जमा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर ने मैंने कोशिश की कि सर से अपनी जो है प्रोफ़ेशनलिज़्म से लेकर के ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड प्लस इस्लामिक वैल्यूज़ प्लस मोरल वैल्यूज़ सारी चीज़ों का एक जो है इज्तिमाई तौर पर यहाँ जो है सर ने अपनी बातें रखी। और मेरे ख्याल में एक इंसान जो है कि 3 डायमेंशन होते हैं। एक है जिसको जिस हैसियत से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, वो वैसा है। दूसरा है कि वो खुद अपने आप को क्या समझता है और तीसरा डायमेंशन ये है कि दूसरे उसको क्या समझते हैं। जिनके तीनों डायमेंशन एक होते हैं, तब जाकर के आई बनता है। मैंने देखा माशाअल्लाह आपने वो तीनों डायमेंशन को मिला करके मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ you can say that I am Zafar Ahsan. So this is what I can conclude from my
this discussion with Professor Zafar Hasan Saab. Now I have reached to the point where I will invite my guests over here who are on the Zoom, and they want to know something from Professor Zafar Hasan Saab. So अब आपके हवाले आप जो है कोई सवाल करें जो आपके ज़हन में है. You will not get this opportunity again. So any question related to the mathematics or any other thing what we have listened here, you can ask to Professor Zafar Hasan Saab. Audience, please come forward and ask. मेरा जो है ना जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये यहाँ पे कहीं मैसेज में भेज दीजिए कि अगर किसी को, आपके पास है मेरा व्हाट्सएप नंबर? जी 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 जी. हाँ, तो ये नंबर मैसेज में भेज दिए. अगर किसी को कोई सवाल मारे शर्म के या ना पूछ पा रहा हो तो भाई बाद में लिख दे. वो अभी आऊंगा. ऑडियंस मेरा देखे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक रखा हुआ है. आप देख लें ये लिंक. जो भी हजरात यहाँ शामिल हुए हैं इस लिंक पर क्लिक करके मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें ये प्रोग्राम आएगा. इसको आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. देखिए यहाँ पर मैंने दिया है. और सर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ जैसा कि सर ने कहा. सर आप याद है तो बताइए, मैं बेहतर के खोलने से 9897. एक सेकंड सर, एक सेकंड. सॉरी 98 97 97 39 39 93 93 37. 37. So I repeat, 9897399337. So आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, आप सर से जो है बातचीत कर सकते हैं जो भी आपका सवाल है. लेकिन यहाँ भी अगर आप सवाल पूछने का ख्वाहिशमंद है तो आप जरूर पूछिए. मोस्ट वेलकम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अपना नाम बताइए. सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर बारी, इंडिया से सर. जी जी. चलिए, हम बोल रहे थे कि सर जब मैथ सर पढ़ाते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट रहता है जब तक सर क्लास में रहते हैं. जब क्लास के बाहर जाते हो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है सर. तो क्या करना चाहिए? अच्छा, बाद में जाके उन नोट्स को रिवाइज कर लो भाई. तरीका ये है चीजों को समझने का कि टीचर जो है जरूर बताता है अपनी क्लास खत्म करने के बाद कि कल मैं ये पढ़ाऊंगा. तो जो चीज वो कल पढ़ाने वाला है उसे पढ़ के जाइए, और जो आज उसने पढ़ा दिया है उसको देख लीजिए आकर के. तो उससे कंटिन्यूटी बरकरार रहती है. जब कंटिन्यूटी देखिए, मैथमेटिक्स इतना वाहियात सब्जेक्ट है, अगर आप इसे 4 दिन ना पढ़ो तो भूल जाओगे. इतना खराब सब्जेक्ट है. आपको शेर तो याद रह सकते हैं 20 साल तक, गालिब का हो या किसी का भी हो, लेकिन मैथमेटिक्स की थ्योरम याद नहीं रह सकती. एक आध कोई पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को छोड़ दे, वो तो याद रहती है, वो तो सोते से उठा दिया है तब भी याद रहती है. लेकिन जो और कंसेप्ट है वो मुस्तकिल टच में रहने से मैथमेटिक्स आती है. यानी मैथमेटिक्स में एक खास बात यही है कि अगर आपकी डिसकंटिन्यूटी हुई जहां भी आपकी किसी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक के साथ, तो फिर समझे आप आहिस्ता आहिस्ता आपने भूल जाना है उसे. जी सर एक आपने सही कहा सर. ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना 50 किलोग्राम की बॉडी तो लेकर बैठता है, लेकिन 50 ग्राम के दिमाग को जो है बाहर छोड़ के आता है. तो जाहिर सी बात है सर का कम्युनिकेशन 50 किलोग्राम की बॉडी से नहीं है, 50 ग्राम के जहन से है. अगर दोनों मिल करके अगर एक साथ रहेंगे और गौर से सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि जरूर समझेंगे इंशाअल्लाह. तो आइंदा आप इसको कोशिश कीजिए कि 50 किलोग्राम बॉडी 50 ग्राम दिमाग सबको एक साथ लेकर के जाएं. और जैसा कि बताया कि पढ़ें और लिखें. हाँ, एक साहब और एक बात और मैं बता दूं. हाँ, एक बात और बता दूं इन्हें इसी सिलसिले में मुझे जरा याद आ गई, क्योंकि मैंने मुश्ताक यूसुफी को बहुत पढ़ा हुआ और अक्सर और बेशतर मुझे उनकी बातें याद आ जाती है जब भी मैं कहीं बोलता बालता हूँ. तो ये तालीम जो है, यानी इस पढ़ाई लिखाई को भी मैं इबादत का ही दर्जा देता हूँ. माशाअल्लाह. इसलिए कि जितनी देर तक आप उसमें मुलव्विस रहते हैं उतनी देर गुनाहों से बचे रहते हैं. ठीक है, नंबर 1 बात. दूसरी बात ये, उनका मुश्ताक यूसुफी का कहना ये इस सिलसिले में कि खाली पेट अय्याशी नहीं हो सकती और भरे पेट इबादत नहीं हो सकती. तो ये अगर आप भरा हुआ पेट है तो फिर ये तालीम वाली इबादत नहीं कर सकते आप. सर वो एक हदीस कुदसी भी है कि मैंने इल्म हुनर को फाका कशी में रखा है
लोग शायरी में तलाश करते हैं, कहाँ से पाएंगे? ये जी हदीस जी कुदसी जी में 5 है, उसमें से एक है। बाहर का एक साहब है तकसीर खान साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तकसीर खान साहब मौजूद है? मौजूद है? सर जी हाँ, पूछिए। सर थोड़ा सा मैंने अल्लाह को मैथ के जरिए किस तरह साबित करें, मैथ से? अच्छा, 1 मिनट। जी सर। अल्लाह को और उसकी निशानियों से समझा जाता है भाई। जी अल्लाह ताला को उसकी निशानियों से समझा जाता है। अल्लाह जी। ताला जो है, मैंने अभी मिसाल दी थी ना मोबाइल की, कि क्रिएशन से हम क्रिएटर की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला का कोई वजूद तो है नहीं इस तरह का मादी वजूद के जिसको हम डिफाइन कर सकें। हम ना उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बस, वो भी जब उसकी इबादत में बाकायदा सलीके से लगे हों। जी और अगर कुरान देखिए, कुरान को अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी किताब किस लिए पढ़ते हैं? इसलिए ना कि वो समझ में आ जाए। कुरान को एक तरफ रख दीजिए फिलहाल, आप कोई भी मैथमेटिक्स की या कोई भी साइंस की या कोई भी इवन नॉवेल भी पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं ना कि वो समझ में आए। ऐसे ही तो नहीं पढ़ते सफ़े पलटने के लिए। अब अगर उस किताब की ज़बान थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप 2-4 सफ़े पढ़ के रख देते हैं कि भई यार बड़ा मुश्किल है भई, मुझसे नहीं पढ़ा यार, या किसी से पूछते। कुरान एक ऐसी वाहिद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जो बगैर समझे पढ़ी जाती है। तो जो किताब बगैर समझे पढ़ी जाएगी, आप उससे हिदायत कैसे हासिल कर लोगे? तो कुरान के बारे में हमारा रवैया ये है, हम कुरान को समझ के पढ़ते नहीं है, सवाब के लिए पढ़ते हैं, नो डाउट जब पढ़ेंगे तो सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन फिर हम उस सवाब का करेंगे क्या? अमल किस चीज़ पे करेंगे? तो सब। अगर हमने अमल करना है, तब आप देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपना वजूद तो डिफाइन नहीं किया ना कहीं पर भी। उसने अपनी निशानियाँ बताई हैं कि अपनी निशानियाँ देखो और खुदा को समझो। देखो कि उसके पास कितनी पावर्स है, कितनी रहमत है उसकी, क्या-क्या चीज़ें हैं उसके पास और क्या-क्या वो नहीं कर सकता, क्या कुछ नहीं कर सकता। और कुरान करीम जो है, दरअसल कुरान करीम खुद अपनी एक आयत में बयान करता है कि ये किताब ऐसी है जिसमें हम तुम्हारे बारे ही में कहते हैं। तो ये इंसानों की हिदायत की किताब है। तो जगह-जगह दिया हुआ है कि भाई कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो काम कर रहे हैं। अब ये इंसानों की किताब है, तो हम देखें हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते, सही रास्ते की तरफ चल रही है, या उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो गुमराही के रास्ते पे चल रही है। जी जी। तो हमें डिसाइड करना है। तो जब हम कुरान करीम को समझ के पढ़ेंगे, तब हमें अल्लाह ताला के वजूद का एहसास होगा। वैसे हम मैथमेटिक्स के लिए तो हम कभी नहीं बता सकते कि अल्लाह ताला किस तरह से, मैथमेटिक्स वाले तो नहीं बता सकते, हम तो महसूस कर सकते हैं इसी को। तकसीर कोई साहब। साइंस नहीं बता सकती मैथमेटिक्स की क्या, जी सर। अल्लाह के वजूद को हम साबित तो कर सकते हैं कि है कोई ऐसी पावर्स जो ये सारे काम कर रही है, लेकिन वो पावर है कैसी, दिखती कैसी है, कहाँ रहती है, किस जगह रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ओमनीप्रेजेंट कह दिया। वसिया कुर्सी उस समावाते वाला, उसका जो कुर्सी है सारी कायनात को अपने अंदर समोए हुए है, उसका इहाता किए हुए, तो हम नहीं डिफाइन नहीं कर सकते भाई, साइंस की तरह से मतलब महसूस कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं कि हाँ भाई खुदा है। तकसीर जी साहब, दरअसल बात है, मैथमेटिक्स में एक उसूल है जिसको कहते हैं सूडोलॉजिकल नॉनसेंस। वो सूडोलॉजिकल नॉनसेंस के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। जैसे नुक्ता की तारीफ आप पढ़ते हैं और पूरा ईमान रखते हैं उस पर कि नुक्ता डायमेंशन लेस है, ना उसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, सिर्फ उसका वजूद है। आप कैसे इसको मानते हैं? आप मानते हैं ना? अगर इसको नहीं मानते हैं तो आपको लाइन नहीं मिलेगा, अगर इसको नहीं मानते हैं तो फिर प्लेन नहीं मिलेगा, फिर प्लेन नहीं मिलेगा तो कोई शक्ल नहीं मिलेगी, कोई शक्ल नहीं मिलेगी तो पूरी दुनिया नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज को जिसको आप नहीं समझते उसको मानते हैं ना कि भाई पॉइंट है। तो आपको पॉइंट की सही तारीफ देखनी है तो आपको मैथमेटिशियन बताते हैं कि जब दो लाइन एक जगह मिलता है तब जाकर के पॉइंट मिलता है, ऐसा आप कहीं नहीं दिखा सकते आप। तो पॉइंट ने जो लाइन क्रिएट किया उसके जरिए पॉइंट की तारीफ हो रही है, तो अल्लाह ने जो क्रिएट किया उसके जरिए अल्लाह की तारीफ अल्लाह ताला को ढूंढिए, जरूर पा जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। तो सर अभी हमारे दो शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब ऑलरेडी इसमें हैं और हमारे काजी सराज साहब हैं, उनको मैं चाहूंगा कि आप जो है कुछ बातें यहाँ करें। ये आपके आप अगर बात ना करेंगे तो अधूरा रह जाएगा प्रोग्राम। काजी ये पहले जरा तकसीर को देख लें, क्या कहना चाह रहे हैं जी, तकसीर। तकसीर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। मैं
जी तकसीर साहब, नहीं खत्म हो गया। नेशनल लिखा वंडरफुल नहीं है एक्सप्रेस। अभी। जी और कोई है, और कोई है सवाल करना चाहते हैं? हाँ आ रही बोलो बोलो। जी बोलिए। कलकत्ते से तैयब नोमानी बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी जी, मैं बोलिए, बोलो। रियाज सर का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, सर मैं ये चाहूंगा कि सर का एक दूसरी किस्त भी आप रखें बराए मेहरबानी, अगर सर वक्त दे दें तो, ताकि कुरान और साइंस पे एक बार सर की गुफ्तगू हम लोग बहुत ही तफसीली तौर पर हम लोग सुन सकते हैं और फैज़ याब हो सकते हैं। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, ग्रांटेड ग्रांटेड, इंशाल्लाह कभी जो है सर से फिर जी, रिक्वेस्ट शुक्रिया करेंगे। तक- और कोई है? जरा इन्हें और कोई मौका है? दे, तफसीर को मौका दे, तफसीर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ तकसीर बोलिए, तकसीर मैं साहब। सर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स जामिया मिलिया इस्लामिया में। जी जी जी, और सर प्रोफेसर जफर हसन साहब का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ एमयू अलीगढ़। माशाल्लाह। थोड़ा आवाज जरा जोर बोलिए। सर की टीचिंग्स हैं जिनसे बहुत सीखने को मिला। फिर मुझे यूरोप में जाने का मौका मिला, मैंने क्वालिफाई किए टेस्ट, फिर अमेरिका में पीएचडी के लिए गया और आज मैं सर की दुआओं से और अपने उस्तादों की दुआओं से जामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो सर की टीचिंग्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उनसे हम बहुत सिखाया हमने और उन्हीं चीज़ों को हम सीख कर आज पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और हम तारीफें बटोर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सर के बारे में जो चंद मिनटों में कहना तो इम्पॉसिबल है। और सर बहुत ही पॉपुलर टीचर रहे हैं, बहुत लोग जानते हैं सभी, और एज अ रिसर्चर और जो कुरान और मैथमेटिक्स को लेकर रिलेट करते हैं, दैट इज़ वेरी वंडरफुल। और आज मैं पूरा इंतजार कर रहा था कि कैसे 8 बजे और जल्दी से सर का जो है रियाज साहब के यहाँ इंटरव्यू शुरू हो, बातें शुरू हो। और वैसे ज़्यादातर लोग जानते होंगे सर कुरान और मैथमेटिक्स पे एक लेक्चर सीरीज रहती है सर की, तो बहुत ही मज़ेदार होती है। कभी कभी मेरी मिस भी जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसे हमेशा उसे ज्वाइन करूँ। तो आप सब लोग प्लीज़ ज्वाइन करें, बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत बहुत। और सर के लिए दुआएं हैं कि अच्छी सेहत रहे और ऐसी खुश रहें। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ऐसे शागिर्द सबको दे, ऐसे माकूल शागिर्द सबको दे अल्लाह ताला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो सर, उर्दू में कहावत है गुरु गुड़ और चेला चीनी, तो आप आपको आपको सर से आगे बढ़ना है, सर के बराबर नहीं रहना है, आपको सर से भी आगे निकलना है। आपको आप अल्लाह ताला, सर ने आपको फीडबैक पूरा दे दिया, बिल्टअप कर दिया, आप उनसे आगे बढ़े इंशाल्लाह। ठीक है थैंक यू सर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल करना चाहते हैं? काजी साहब हैं। हाँ जी जी, काजी साहब। सर वेलकम। जी 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 जी। अब क्या कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब प्रोफेसर जफर एहसान साहब का ये एहसान है कि उन्होंने जो कुछ आम जबान में जो मैथमेटिक्स की बातें की हैं, कुरान और साइंस की बातें की हैं, माशाल्लाह ये सबका खासा नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इनको हिसाब का इल्म बेहिसाब दिया है, जिसका एहतसाब नहीं कर सकते। माशाल्लाह। शायरी यहाँ तो भी चल रही है। नहीं बस मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है, अगर इस तरह के उस्ताद हर एक को मिल जाएं, या अगर ये मुझे मिल जाते तो आज मैं तिब्बी दुनिया में नहीं होता था, किसी हिसाबी दुनिया में मैं होता। तो जनाब मैं कैसे मिल सकता था आपको, आप तो मेरे तकरीबन हम उम्र हो, कैसे आपका उस्ताद हो सकता था मैं? आपकी जरा नवाजी। नहीं जनाब, ये सब जो है अल्लाह का करम है। देखिए अल्लाह ताला अपने जिस बंदे से जो काम लेना चाहता है वो लेकर रहता है। जी, सही फरमा रहे हैं। और आपने अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही है कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं, हमको जो इल्म असातिज़ा से मिल रहा है, उसका कोई हमें वो उस्ताद ये नहीं बताता कि उसका क्या मसरफ है, उसका क्या इस्तेमाल है। अगर हमको वो मालूम हो जाए तो बच्चे खोज में लग जाएंगे। हम इल्म हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं बगैर सोचे समझे। तो रोट लर्निंग जिसको आप हिफ्ज कर लेते हैं, जैसा आपने भी कहा कि वो जो फार्मूलाज हैं उसको हम रट लेते हैं, तो वो वही हिसाब रहा। बाद में हमें समझ में आया कि अरे ये तो बहुत आसान बात थी। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपका जो भी बयान रहा दिल को छूने लगा।
और न सिर्फ आप रियाजीदां हैं बल्कि आप जो है अच्छे उस्ताद भी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जनाब शुक्रिया जी, बस दुआओं की जरूरत है जनाब। जाहिद सर आप मौजूद हैं? सर आप मौजूद हैं? मैं देख रहा था। हाँ आ गए। सर वो कैमरा ऑन कीजिए सर। हाँ, एक मिनट जी ठीक है। तो काजी अजहर साहब ने जो बात कही, अगर जफर हसन साहब जैसे उस्ताद मुझे मिल गए होते तो क्या मजा आ रहा होता। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक और जिंदगी मिल जाए और बहुत सी चीजें नई जानने को जो मिल रही हैं उसमें मजीद जानकारी हमारी बढ़ सके। मतलब हर वक्त जो है नए मतलब नई चीजें मालूम हो रही हैं। मैथमेटिक्स को तो आप जफर साहब ने ऐसा खूबसूरत तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि उससे मतलब हमको अपनी नॉलेज में जो इजाफा हो रहा है उसकी हम मतलब कह नहीं सकते कि कितना मुझे फायदा हो रहा है उससे और किस तरीके से मतलब कितना मजा आ रहा है। आमतौर से मैथमेटिक्स को बहुत रूखा सब्जेक्ट समझा जाता है और समझा जाता रहा है। अगर जफर साहब, एहसन साहब जैसे उस्ताद वाकई मिल जाएं तो मैथमेटिक्स जो है बहुत आगे पहुंच जाए और लोगों में दिलचस्पी पैदा हो जाए। खुद हिंदुस्तान में भी अभी तक मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में लोग मैथमेटिक्स लेना पसंद नहीं करते, खासतौर से लड़कियां तो बिल्कुल मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं चाहती। हमें याद है कि ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि वो चाइना गए और वहां देखा कि 12th क्लास तक मैथमेटिक्स सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का हो। तो लेकिन उसके लिए टीचर भी बहुत अच्छे होने चाहिए, जफर एहसन साहब की तरह। तो मैं तो मतलब शुक्रगुजार हूँ उनका और फख्र महसूस करता हूँ कि मतलब ऐसे अच्छे असातिज़ा अगर हमें मिल गए होते तो हम और बेहतर हो सकते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह सर उनसे हमेशा जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर उज़हार हुसैन की तरबियत का नतीजा है जी और कुछ नहीं है। मतलब मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि एक तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की और उस जमाने में जिस जमाने में मैं वहाँ पाया जाता था, मतलब जब स्टूडेंट था या जब नया नया लेक्चरर हुआ था, उस जमाने में जो वहाँ के उस्ताद थे वो वाकई में लाजवाब थे। जी तो अगर आपको मैं कुछ नाम लूं तो यकीनन आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। प्रोफेसर अनस ज्योग्राफी के, जी हाँ, प्रोफेसर रहमान अली खान लॉ के, जी अभी भी तो याद इन करते लोगों हो। के, हाँ, इन लोगों के हाथों मेरी तरबियत हुई है असल में। तो मैंने ऊट पटांग चीजें भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि भाई ये मैथमेटिक्स के अलावा भी मेरी दिलचस्पी जो रही वो इसी वजह से रही कि मैंने इन लोगों की सोहबत अख्तियार की थी, पढ़ने लिखने वाले लोगों की। अब बहरहाल यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल बस समझ लिए कि नायाब हो गए, बिल्कुल बल्कि कामयाब नस्ल हो गई अब ये कि जिसको मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो वो भी इतनी सी नैरो स्पेशलाइजेशन में आता है। अगर उससे जरा थोड़ी हटके पूछें बात तो नहीं आता। देखिए मेरे उस्ताद जो थे उन्होंने मुझे प्रोफेसर की तारीफ बताई थी। जब मैं रिसर्च में उनके साथ खासा सीनियर हो गया तो मैंने देखा कि उन्होंने खत लिखा वाइस चांसलर को और लिखा द वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और जो कुछ उन्होंने लिखना था लिख दिया और नीचे उन्होंने अपना नाम लिख दिया। ना कोई सर, ना रेस्पेक्टेड सर, ना योर्स सिंसियरली, ना योर्स फेथफुली। तो मैंने सोचा यार हम लोग तो लिखते हैं इतने बड़े वाइस चांसलर को सर भी लिखते हैं और आखिर में योर्स फेथफुली लिखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, डरते डरते हम पूछा करते थे क्योंकि वो जाहिर सी बात है हम हमेशा से ये समझते थे, वो हमें हमेशा से बड़ी कद्दावर शख्सियत लगे, हमेशा से ही लगे। लगता था कि अगर जरा सी कोई बात गलत हो गई तो कोई ऐसा ना और डांट पड़ जाए। तो हर बात बड़े डरते डरते पूछते थे। पहले तो पूछते ही नहीं थे और जब बहुत ज्यादा परेशानी होती तब पूछते थे। तो जरा क्रेज हुआ कि लिखें कि भाई ये तो हेड है यार, इनसे ऊंचा तो वाइस चांसलर होता है, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने पूछा सर एक बात पूछूं, ये आपने लिखा है वाइस चांसलर और फिर आखिर में लिख दिया प्रोफेसर इजहार हुसैन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बीच में ना सर लिखा ना योर्स फेथफुली या सिंसियरली कुछ नहीं लिखा। तो वो हंस दिए एकदम।
अच्छा, जब वो हंसते थे किसी बात पे तो हम समझते थे ये बात सवाल गलत है, अब डांट पड़ने वाली है। तो चुनांचे फिर उन्होंने कहा देखिए अब आप कुछ दिनों बाद हमारे कुलीग हो जाएंगे, हो सकता है हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एकेडमिक्स में प्रोफेसर इज द हाईएस्ट रैंक, वाइस चांसलर्स आर सिंपली क्लर्क विद ए रिवॉल्विंग चेयर। और वो बात हमें ऐसी जबानी याद हुई है कि हम अभी तक उसे याद रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए आप प्रोफेसर का मतलब हाईएस्ट रैंक है, तो हाईएस्ट रैंक पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ना। प्रोफेसर का मतलब आप सब कुछ जानते हो, अपने सब्जेक्ट के अलावा भी जानते हो, आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए आप बोल सकते हो। तो ठीक है, नया नया भर्ती हुआ लेक्चरर, उससे आप तवक्को क्यों करते हैं कि वो सब चीज जानता है, लेकिन प्रोफेसर आसानी से नहीं होता। अब मिलिट्री में हाईएस्ट रैंक जनरल का है, अब जनरल को पिस्तौल चलाना नहीं आता हो तो जनरल बन जाएगा, वो कभी नहीं बनेगा, दूसरे दिन फौज हार जाएगी, वो भी मर जाएगा। तो ये बात हमने वहां सीखी है कि प्रोफेसर बनने के लिए आपको सचमुच प्रोफेसर बनना है। वो अलग बात है कि मुश्ताक यूसुफी कहते हैं अपनी किताब में कि आदमी एक बार प्रोफेसर हो जाए तो फिर सारी उम्र प्रोफेसर ही कहलाता है, चाहे वो बाद में समझदारी की बातें ही क्यों ना करने लगे। सर माशाअल्लाह, यहाँ पर मुझे तारीफ करना मुस्तैद तो नहीं। जी जी, मुझे वो फारसी का एक शेर याद है कि मुश्क खुद बगोयम न के अत्तार बगोयन। सर की तारीफ है सर के ये आप जो है अतर की तारीफ आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अतर खुद बोलती है कि मैं क्या हूँ। तो सर जहाँ जाते हैं माशाअल्लाह सब लोग जो है ये महसूस कर लेते हैं कि सर वो किस पाए के प्रोफेसर रहे हैं, और ऐसा कि हम लोग उन्होंने देखा शायद सबके नसीब में। जैसा कि कहा गया सर एक बात और ये भी आज के दौर में कुछ तब्दीलियां भी चेंज होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर जो खरीदने वाले को ये पता नहीं है कि वो क्या खरीदना चाहता है, तो जाहिर सी बात है बेचने वाला जो है अपने हिसाब से बेचता है। तो आज के दौर में बच्चा भी जो पढ़ने जा रहा है वो उसके वालिद उसको कुछ कराना चाहते हैं, उसके दोस्त कहीं और जा रहे हैं, ये कहीं और पढ़ना चाहता है, तो उसे 50 किलोग्राम बॉडी लेके आता है, 50 ग्राम का ज़हन उसको महसूस रहता नहीं है, तो मैथमेटिक्स कहाँ से समझ में आएगी। बारकैफ आज के गुफ्तगू में मेरे ख्याल में हम लोग तो बहुत ज्यादा फैज़याब हुए। 2-3 बातें जो सर के गुफ्तगू से जो सामने आई वो मैं यहाँ पर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले अहम बात कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन इज ए वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। मुसलमान तो इसको एक तरह से नायब रसूल जॉब समझता है, और जो है अपने आप को, जैसा कि सर ने भी बताया और अपने वाकया प्रोफेसर इजहार साहब से जो रिलेट किया कि टीचर जो है वो एक नायब रसूल है, उसको अपना रुतबा भी समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। क्या दोनों अगर उसको इसके अंदर है तो अपने प्रोफेशन को भी बचा सकेगा, और अब उसके मातहत जो बच्चे आए तो उसको भी एक अच्छा तालीम और तरबियत से नवाज सकता है। तो एक बात ये समझ में आई, और ये मैसेज है हमारे जैसे टीचर के लिए और बच्चे दो भी सामीन है कि भाई आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कीजिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। ये ना समझिए कि ये नौकरी है, ये एक नायब रसूल जॉब है। दूसरी अहम बात जो सर ने बताई कि कभी कभी मौका ऐसा आता है कि आप जो है अपना कैरियर, जिसके बारे में आज दुनिया में बहुत ज्यादा बोलचाल हुआ करती है, उस जमाने में जो कैरियर के हवाले से कोई उतनी वाकफियत नहीं थी, जिधर जो है कश्ती चल पड़ी उधर ही चले जाते थे और फिर आगे चल करके वो सब कुछ एडजस्ट हो जाया करता था। आज भी ऐसे वाकयात है, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसको अगर नहीं हो सका, वो दूसरे ट्रेन पर चढ़ गए गलती से, फिर उतर करके जिस ट्रेन पर चलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कामयाबी वहां रखी होती है और कामयाब भी होते हैं, देखे जाते हैं। जैसे मैं शुरू से चाहता था कि मैं फिजिक्स पढूं, लेकिन जब मैं फिजिक्स पढ़ने के लिए जब मैं अप्लाई किया उस वक्त जमाने सारे कॉलेजेस में फिजिक्स खत्म हो चुका था, सीट ही नहीं थी, तो मैंने मैथमेटिक्स ले लिया। आज अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पहुंचाया। तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, और अल्लाह ताला आपको लेकिन जहां भी रहिए उसमें साथ इंसाफ कीजिए तो आप तरक्की जरूर करेंगे। अपने पैसे से इंसाफ कीजिए, आप जरूर तरक्की करेंगे। और आखिरी बात जो सर की गुफ्तगू से ये हुआ कि आज जो है बहुत सारी बातें मैं बता नहीं पाया। आज यूजीसी की तरफ से जितने भी प्रोग्राम होते हैं सर को बुलाया जाता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। आपकी क्वालिटीज जो है लोग जानते हैं तभी आपको बुलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो तरबियती प्रोग्राम जो हुआ करता है वो जो है
सर बहुत सारी जगह जाया करते हैं। अभी जो है सर ने प्रोग्राम किया सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात में, मैं भी उसमें 15 नवंबर 17 नवंबर मैं भी शामिल था। आप वहां पर जो माहौल देखते तो आपको मैं पूरी बात समझा नहीं सकता, लेकिन सर को वहां मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात के यूनिवर्सिटी में सर को मौका मिला, तो आप भी हम भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की राह है अब भी खुली, आसार निशान सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। अगर हम भी इस तरह से मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है हम भी कामयाब होंगे। और फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, ये बात कह करके अब मैं वक्त बहुत हो चुका, जरा वक्त ज्यादा ही हो गया। मैं अपने तमाम सामीन को जो शामिल हुए, मैं तमाम को शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है अपना वक्त निकाल करके आए। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ एक लिंक, इसको आप जो है क्लिक करके इस पर शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ताकि आप तक ये सारे प्रोग्राम पहुंचता रहे। और आखिर में मैं प्रोफेसर साहब का मैं कितना बड़ा मुरीद हूँ मैं नहीं बता सकता। सर ने जो बताया कि प्रोफेसर का आपसे आप प्रोफेसर भाई से तो मुरीद होता है, पीर होता है, और आपको जब तक मुरीद नहीं बनेंगे आपको यहाँ भी कामयाबी नहीं मिलेगी, वहां भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सर ने बताया कि हम अपने प्रोफेसर के कैसे इज्जत क्या करते थे, जैसा कि एक पीर का रुतबा होता है एक मुरीद के हवाले से, तो वैसे ही सिलसिला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह लोगों का फरमाइश है कि एक प्रोग्राम जो है और रखा जाए जिसमें आप खालिस बात जो है कुरान और मैथमेटिक्स के हवाले से बात हो, तो इंशाल्लाह कभी इस प्रोग्राम को रखेंगे। सर क्या कह रहे हैं आप सर? बिल्कुल, जब मुनासिब। कुरान का प्रोग्राम तो आप कल रख दे, मैं राजी हो जाऊंगा, उसके लिए कोई नहीं है। बस कुरान के प्रोग्राम के लिए जब आप कहेंगे, और बशर्ते कि मैं अवेलेबल हुआ इंडिया शहर में या अपने अलीगढ़ में या मुल्क से बाहर ना हुआ, तो मैं हर वक्त कुरान के प्रोग्राम के लिए तो आप कहीं बुला लो, फौरन हाजिर। जी सर, वो आइंस्टाइन के हवाले से किस्सा मशहूर है उसके ड्राइवर का और आइंस्टाइन का। तो सर मैं ड्राइवर की हैसियत से आइंस्टाइन को आपके सामने लाया। कभी कभी आप लोग ड्राइवर की भी तारीफ कर लिया कीजिए। तो ड्राइवर ही जानता है। तमाम सामीन को इस ड्राइवर को जो तारीफ करनी है वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि जो है ये दूसरों तक पहुंचे। इंशाल्लाह जो है फिर ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। आप तमाम हजरात का एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपका खुशी शुक्रिया सर। सेहत याब रहे, सेहत के साथ रखे, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे। जी दुआ की जरूरत है बस। सर मैं यहाँ पर जो है प्रोग्राम को खात्मे का ऐलान करता हूँ और मैं फेसबुक से इसको डिस्टॉप